Thank you everyone for joining this interactive workshop. तो ऑब्जेक्टिव है इस वर्कशॉप का वो बेसिकली ये है कि यहाँ पे डिस्कस किया जाए रास्ता और जो हमारी कॉल फॉर प्रपोजल है CGP 4 की, उसके बारे में डिस्कशन हो। बहुत सारे कोलीग्स जो हैं दे get in touch with me and with my colleagues and they ask questions about Rasta process, Rasta procedures, some conditions. So in every round, we try to interact with our potential applicants. So this is the specific objective of this workshop कि आप लोगों के साथ मिलके यहाँ पे जो भी आपके सवाल हैं किसी भी तरह के हैं उनको हम डिस्कस करें। तो उसका फॉर्मेट इस तरह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू अ क्विक प्रेजेंटेशन 5-10 मिनट्स की, जिसमें आई टॉक अबाउट रास्ता and I'll specifically talk about CGP जो कॉम्पिटिटिव ग्रांट प्रोग्राम हमारा है, जिसके तहत हमने आपसे रिसर्च प्रपोजल्स इनवाइट किए हैं। उसके मुतालिक हम बात करेंगे एंड देन वी विल गो इनटू क्वेश्चन आंसर सेशन। मेरे साथ मेरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम है, डॉक्टर दुर्रे नायाब डायरेक्टर रिसर्च हैं पाइट से, उमर सदीक हैं, अहमद वकार कासिम हैं और कुछ रैक मेंबर्स जो हैं, डॉक्टर असर मकसूद मैं देख सकता हूँ यहाँ पे, डॉक्टर जाहिद असगर को मैं देख सकता हूँ। अभी और भी हमारे दोस्त आएंगे, कुछ हमारे अवॉर्डीज हैं ऑलरेडी जिन्होंने विन किया है, जो सारे प्रोसेस से गुजरे हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनको भी मौका देंगे कि वो अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करें और वो बताएं कि ये प्रोसेस उनके लिए कैसा रहा। स्पेशली हमारे साथ आज फरीहा अरमगान है STPI से। फरीहा ने फर्स्ट राउंड में भी अप्लाई किया एंड उन्होंने होप नहीं छोड़ी और दोबारा अप्लाई करती रही और थर्ड राउंड में उन्होंने हमसे अवार्ड विन किया, तो वो भी अपना एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट गिव यू अ क्विक प्रेजेंटेशन अबाउट रास्ता। सो रास्ता जो है बेसिकली ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है, PSTP से फंडेड है। इसका मिशन जो है is to develop an extensive research network of academia and think tanks across Pakistan producing high quality evidence based policy research to inform Pakistan's public policy process। इस मिशन के अंदर जितने भी वर्ड्स यूज किए गए हैं, चाहे वो हाई क्वालिटी है, एविडेंस पॉलिसी है और इन्फॉर्मिंग पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस है पाकिस्तान का, वी रियली मेन इट। इस पूरी रिसर्च ग्रांट का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि पाकिस्तान में रिसर्च बहुत सारे इदारे कंडक्ट कर रहे हैं। हमारी 234 शायद इससे भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे रिसर्च हो रही है, थीसिस लिखे जा रहे हैं, डॉक्टरेट की डिग्रियां जो हैं वो लोग कंप्लीट कर रहे हैं, बट वो रिसर्च कहाँ जा रही है हमें नहीं पता। इसी तरह रिसर्च जो थिंक टैंक्स हैं वो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट वो पॉलिसी इन्फ्लुएंस उस तरह मेक नहीं कर पा रहे। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, वो मैं आपसे भी शेयर करता हूँ और रैक की एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ। बेसिकली दीज आर द 4 ब्रॉड रास्ता ऑब्जेक्टिव्स। इसमें नंबर 1 पे है कि to reduce research policy gap and promote policy debate across Pakistan। इसका मेन जो आप कहें कि क्विक ब्रीफ ये है इससे मुतल्लिक कि पाकिस्तान में रिसर्च और एकेडेमिया जो है और जो पॉलिसी कम्युनिटी है, इट सीम्स के दे लिव ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स, दे डोंट इंटरेक्ट। रिसर्चर्स जो काम कर रहे हैं वो पॉलिसी मेकर्स को नहीं पता और पॉलिसी मेकर्स को जो रिक्वायर्ड है रिसर्च जिस किस्म की, वो रिसर्चर्स को नहीं पता, तो वो हम आइसोलेशन में काम कर रहे हैं। सो दिस इज इम्पोर्टेंट कि हम इस पॉलिसी डिबेट जो नहीं हो रही है उसको प्रमोट करें और रास्ता का ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि हम इस रिसर्च पॉलिसी गैप को भी रिड्यूस करें एंड वी शुड आल्सो प्रमोट पॉलिसी डिबेट अक्रॉस पाकिस्तान। दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू एवेल्युएट द पब्लिक पॉलिसी एजेंडा एंड रीविजिट पॉलिसी डिसीजंस इन लाइन विद एविडेंस प्रोड्यूस्ड। हम ये भी देखते हैं कि हर गवर्नमेंट जो है वो जब आती है तो डिफरेंट पॉलिसी इनिशिएटिव्स लेती है, इंटरवेंशंस करती है और कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च करती है। एहसास प्रोग्राम अभी पिछली गवर्नमेंट ने जिस तरह किया,
उससे पहले सेहत कार्ड भी था जो अभी भी चलता रहा इस गवर्नमेंट में भी। बहुत बेतहाशा और प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, बट हमने कभी उन प्रोजेक्ट को एवेल्युएट नहीं किया, उन पॉलिसी डिसीजंस को एवेल्युएट नहीं किया, हमने उसके इम्पैक्ट को कभी मेजर नहीं किया, हमने लेसन्स लर्न नहीं किए। हमने उसके बजाय नए जो हमारे पास इनिशिएटिव हमें डोनर ने दिए कि जी अब आप इसके ऊपर काम करें तो आपको हम पैसे देंगे, तो हम उसकी तरफ चल पड़े। तो वो जो लर्निंग है उस एक्सपीरियंस के साथ वो मिसिंग है पाकिस्तान की जो लोकल रिसर्च है उसमें से। वो मेन ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हमें वो पब्लिक पॉलिसी एजेंडे को एवेल्युएट भी करना है और रिविजिट करनी है हमें पॉलिसी डिसीजंस को, उनको बेहतर बनाना। तीसरा है जी प्रोवाइड अ नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म टू प्रेजेंट एंड शेयर एविडेंस बेस्ड रिसर्च इन्फॉर्मिंग डिसीजन मेकिंग इन द गवर्नमेंट। हमारे पास नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान में नहीं है। अगर आपको एजुकेशन को फॉर एग्जांपल उठा लें तो एजुकेशन के ऊपर कुछ एनजीओज या कुछ डोनर्स अपने अपने जो है वो फॉरम्स क्रिएट करके और वहाँ पे कुछ गैदरिंग्स करके अच्छी फैंसी रिपोर्ट्स पब्लिश कर लेते, बट एक कॉमन प्लेटफॉर्म कहीं पे नहीं है रिसर्चर्स के लिए, एकेडेमिया के लिए, लोकल रिसर्च के लिए, लोकल डिबेट के लिए वो प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं। तो रास्ता वो प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड करता है, और ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम यहाँ पे बिला तफरीक जो एकेडेमिया से लोग हैं, रिसर्च कम्युनिटी से हैं, फ्रीलांसर्स हैं, जो भी इंडिविजुअल में है, ग्रुप्स में है, पाकिस्तान इकोनॉमिक्स के ऊपर, सोशल साइंसेस, पब्लिक पॉलिसी के ऊपर रिसर्च कंडक्ट करना चाहते हैं, हम उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे। और हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने से मुराद है कि हम उनको, अगर वो मीनिंगफुल रिसर्च है और वो पब्लिक पॉलिसी में कंट्रीब्यूट करने जा रही है, हम उसको फंड भी करेंगे। और हम उसके बाद उसकी हमारी पूरी डिसेमिनेशन स्ट्रेटेजी है कि हम उसको डिसेमिनेट कैसे करेंगे। उसको हम सिर्फ पब्लिश वर्किंग पेपर करके छोड़ नहीं देंगे, हम वेबिनार्स ऑर्गेनाइज कराएंगे, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स लिखे जाएंगे, उस पर एनिमेटेड वीडियोस बनाई जाएंगी। फिर हमारा जो भी CGP राउंड 1 अभी कंप्लीट हुआ, अभी हम इसी प्रोसेस में हैं कि अब हम डिसेमिनेशन में आ गए हैं, इंगेजमेंट को हम फैसिलिटेट करेंगे। फाइनली बिल्डिंग कैपेसिटी, कैपेसिटी का मैं भी आपको रैक के कुछ व्यूज आगे शेयर करूंगा। बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में रिसर्च का, तो बहुत ही बड़ा इशू है। तो वो इस सारे प्रोसेस के जरिए, इंगेजमेंट के जरिए, प्लेटफॉर्म्स के जरिए, पॉलिसी डिबेट के जरिए हम कैपेसिटी बिल्ड करेंगे। और उसके साथ साथ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इंगेज करें लोकल यूनिवर्सिटीज को, थिंक टैंक्स को, पॉलिसी मेकर्स को और दूसरे स्टेक होल्डर्स को। इट्स नॉट कि वो डोनर के जो हैं वो कंसल्टेंट आ जाएं बाहर से और वो पाकिस्तान पे रिसर्च करें और हमें बता दें हमें क्या करना है। हमें एक तो अपने लोकल रिसर्चर पे ट्रस्ट करना है, उसकी कैपेसिटी बिल्ड करनी है, और उसके साथ साथ उसकी जो इंगेजमेंट है पॉलिसी सर्कल्स के अंदर वो बढ़ानी है। सो दीज आर द 4 ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स रास्ता के, जिसके ऊपर ये हमने ये खड़ा किया। अब रास्ता जो है वो अक्टूबर 2020 में हमने लॉन्च किया। जब ये टास्क मुझे मिला करने के लिए, तो हमारी इनिशियल मीटिंग्स थी इंटरनल, उसमें कुछ चीज़ें हमने बहुत पहले ही हमने सेट कर दी थी कि इसके ऊपर हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उसमें एक चीज़ तो ये थी कि हम एक इंडिजिनस प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे, हम कोई रेप्लिकेट नहीं करेंगे। हम लेसन ज़रूर लर्न करना चाहते हैं एक्सपीरियंसेस से, इसी तरह के सिमिलर प्रोग्राम जो दुनिया में चल रहे हैं, बट हम एक इंडिजिनस प्रोग्राम जो है वो डिज़ाइन करेंगे ताकि उसके मुताबिक हम उसको डेवलप करें और अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए हम उसके उसके प्रोसेस को बनाएं। दूसरा, हमने नेटवर्क्स को बनाना, हमने यूनिवर्सिटीज़ को इंगेज करना है, स्टूडेंट्स को इंगेज करना है, फीमेल स्टूडेंट्स को इंगेज करना है। हमारी इंक्लूजन पॉलिसी है, हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, जिसमें हम जो लेस डेवलप्ड एरियाज हैं पाकिस्तान के, बलूचिस्तान, सिंध में आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, यहाँ से भी हम चाह रहे हैं कि लोग जो है वो पार्टिसिपेट करें। और उनके लिए हमने बाकायदा स्टैंडर्ड्स जो हैं वो अपने थोड़े फ्लेक्सिबल रखे हैं, ताकि उनको अपॉर्चुनिटी मिले। अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो सीखेंगे और वो आगे जो हैं वो बढ़ेंगे और फिर कंट्रीब्यूट करेंगे। अभी हमारा जो लास्ट रास्ता कॉन्फ्रेंस हुई पीसी भूरबन में, उसमें बलोचिस्तान से हमारे पास पूरा एक पैनल था हमारे वॉलीज का। वो जो बातें आपको वहाँ से लोग ग्राउंड रियलिटीज बताते हैं, वो यहाँ पे एसी वाले कमरों में बैठ के इस्लामाबाद में वो आपको नहीं पता होती।
ये रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो नेटवर्क्स जब होंगे तो उसका फायदा जो है वो हर एक को होगा। इट्स अ विन विन सिचुएशन। हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें सिटीपीडिया है और स्लज सीरीज है पाइट की, जो कि रास्ता डीडीआर से फंडेड है। उसमें हमने इन्हीं नेटवर्क्स का फायदा उठा के लोकल पार्टनर्स को इनवाइट किया, उनसे अप्लाई करवाया और फिर हमने उनके साथ रिसर्च कमीशन करके हमने लोकल यूनिवर्सिटीज को रिसर्च कमीशन की है कि आप ही अपने इलाके में अपने सिटी की जो है वो ये हमें रिसर्च करके वहां से भेजें। हम यहाँ से नहीं तो कंसल्टेंट्स नहीं बात क्या भेज हुई रहे हैं, फिर हम चाह रहे मैंने कहा हैं। बात क्यों हुई, सारे यही तो कहते हैं तो मानती नहीं, फिर उसके काइंडली बाद म्यूट कर दें इनको। तो हम चाह रहे हैं कि वो लोकल रिसर्च जो है और जो लोकल सॉल्यूशंस हैं, ये हमारा मोटो है, लोकल रिसर्च लोकल सॉल्यूशंस। हम इसको चाह रहे हैं कि ये इसको बढ़ाएं और इसको स्ट्रेंथन करें, और जो जितनी भी रिसर्च और पॉलिसी डिबेट है उसको ज़्यादा हम सपोर्ट करें। फिर हमने वी वी एम टू सेट हाई स्टैंडर्ड। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टैक्स पेयर का पैसा। ये ऐसा नहीं है कि हम कहें कि चले जी किसी वीक स्टडी को भी फंड कर दें क्योंकि खैर है जी उस इलाके में कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा हरगिज भी नहीं होगा। ये जो दो पॉइंट है, सेट हाई स्टैंडर्ड और क्वालिटी एंड पब्लिक पॉलिसी वैल्यू। कोई भी रिसर्च जो कि हाई क्वालिटी होगी और उसकी पब्लिक पॉलिसी कुछ वैल्यू है, इनके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। वो स्टैंडर्ड हाई जो है वो कैसा है वो मैं आपको भी आगे बताता हूँ जाके कि उसमें वीकनेसेस क्या थी। और कल भी हमारी एक वर्कशॉप है, वो भी आप सारे जरूर अटेंड करें, मजीद लोगों को बुलाएं। तो हाई स्टैंडर्ड हमने इसलिए सेट किया कि बेसिकली हम किसी भी बुरी रिसर्च को या वीक रिसर्च जो है जिसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है एग्जिस्टिंग नॉलेज के अंदर, पब्लिक पॉलिसी डिबेट के अंदर, उसको हम फंड नहीं करेंगे। मैं आपको भी नंबर्स दिखाऊंगा। हमारा जो रेट है अभी तक का सक्सेस का वो बहुत लो है। उसके और भी रीजंस हैं, बट उसमें एक ये भी बड़ी रीजन है कि वो हाई स्टैंडर्ड की रिसर्च नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस कि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है, और पब्लिक पॉलिसी वैल्यू। आपकी रिसर्च जो भी आप करने जा रहे हैं, इट शुड हैव पब्लिक पॉलिसी वैल्यू, कि वो आपकी गवर्नमेंट के लिए क्या ऐसी चीज कंट्रीब्यूट करने जा रही है कि हम कल को जब प्राइम मिनिस्टर को, कैबिनेट को या मिनिस्टर साहब को जब हम प्रेजेंट करें जो भी रेलेवेंट मिनिस्ट्री के हैं, तो हम उन्हें बताएं कंक्रीट चीजें कि देखें कि ये प्रॉब्लम है, ये इसका हल है और ये इस तरह किया जा सकता है। सो दिस इज बेसिकली द रियल कंट्रीब्यूशन। हमें सिर्फ एक, जो अनफॉर्चुनेटली मुझे कहने दें कि जिस तरह HEC ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि आपने एक पेपर पब्लिश करना है और वो काउंट हो जाएगा टुवर्ड्स योर CV और टुवर्ड्स योर प्रमोशन, कि आपको प्रमोशन मिल जाएगी, नंबर काउंट हो गया। हमें नंबर से कुछ नहीं लेना, हमें क्वालिटी से मतलब है। देन जी ट्रांसपेरेंसी। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वी डिसाइडेड कि हम इस पूरे प्रोसेस को बहुत ट्रांसपेरेंट रखेंगे, और इसीलिए हमने रास्ता नोट्स भी पब्लिश किए अपने राउंड्स के बाद। वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि कितने लोगों ने अप्लाई किया, उसमें फीमेल्स कितनी थी, मेल कितने थे, कौन किस इलाके से था, प्रोसेस कैसे हुआ, कितना स्टेज पे था, कौन से स्टेज पे कितने शॉर्टलिस्ट हुए। और इस सारे डाटा के अलावा हमारा जो सबसे एक यूनिक चीज़ है रास्ता की, वो ये है कि हम, चाहे आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल है, हम आपके साथ रिव्यूअर्स के जो कमेंट्स हैं वो शेयर करेंगे। कोई और प्रोग्राम आपके साथ शेयर नहीं करेगा, HEC भी नहीं करता। हम आपके साथ जो रिव्यूअर्स के कमेंट्स होंगे वो शेयर करेंगे। इवन अगर आप सक्सेसफुल भी हैं तो भी वो शेयर करेंगे, ताकि आपकी रिसर्च के अंदर जो कुछ कमियां हैं वो बेहतर हो सके। और अगर अनसक्सेसफुल है तो उस रिसर्च को आप उन्हीं कमेंट्स की रोशनी में बेहतर बना के दोबारा रास्ता में अप्लाई कर सकते हैं, कहीं और अप्लाई कर सकते हैं, खुद बैठ के रिसर्च कर सकते हैं। सो दिस इज समथिंग के वो ट्रांसपेरेंसी। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज रिफॉर्म। वी डोंट बिलीव के हम परफेक्ट हैं। हम ये नहीं कहते कि जो हमने एक इंडिजिनस मॉडल पूरा बनाया है रास्ता का, इसमें कोई फ्लॉ नहीं है। हमारी जो रिसर्च एडवाइजरी कमेटी है वो रेगुलरली मिलती है और वो डिस्कस करती है हर चीज़ को। और हम
चाहते हैं रिफॉर्म करना, और मैं आपको भी दिखाऊंगा अगेन आगे कि हमने CGP4 में क्या रिफॉर्म किया है ऐसा जो पहले 3 राउंड्स में नहीं था, तो हम रिफॉर्म में बिलीव करते हैं। दिस इज द रिसर्च एडवाइजरी कमेटी। ये इट इज चेयर्ड बाय द वाइस चांसलर पाइड डॉक्टर नदीमुल हक। इसके जो मेंबर्स हैं वो तमाम मेंबर्स दे आर वेल रिप्यूटेड नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसर्चर्स, एकेडमिक्स, प्रैक्टिशनर्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्कॉलर्स। इसमें डेवलपमेंट पार्टनर्स के भी लोग हैं जो वर्ल्ड बैंक के, इनकी तस्वीर इसमें नहीं है, बट वर्ल्ड बैंक के जो कंट्री डायरेक्टर हैं वो भी अब हमारे रैक का हिस्सा है। इसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, इसमें एकेडेमिया के भी लोग हैं, इसमें चीफ पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स के चीफ भी हैं डॉक्टर नईम जफर। हमारे पास जो फॉरेन फैकल्टी है जो पाकिस्तान की रियलिटीज को समझते हैं, क्लोज से देखते हैं, उसमें कुछ पाकिस्तानी हैं, जो फॉरेनर्स हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। और इन तमाम जो मेंबरान हैं रैक के, इनका बहुत ही अहम रोल है पूरे रास्ता प्रोग्राम का, क्योंकि बेसिकली रास्ता को गाइड यही रिसर्च एडवाइजरी कमेटी ही करती है। कॉल फॉर एप्लीकेशन को ले लें, एप्लीकेशन कॉल के लिए ये कमेटी बाकायदा मिलती है, डिसाइड करती है, डिबेट करती है, उसके बाद चीज़ें फाइनलाइज होती हैं, कॉल जाती है, एंड देन उसके बाद रिव्यू प्रोसेस में ये कमेटी जो है वो पार्टिसिपेट करती है, रिव्यू वर्कशॉप में करती है। अभी हमारी रास्ता कॉन्फ्रेंस 1 और 2 जून को आ रही है, तो वहाँ पे भी ये कमेटी जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट आपको करते हुए नजर आएगी। लास्ट कॉन्फ्रेंस में भी हमने देखा। और ये जो हमारी एक बड़ी इंटरेस्टिंग और मैं कहूँगा अनदर यूनिक जो एस्पेक्ट है रास्ता का, कि हम यहाँ पे बहुत ऑब्जेक्टिवली आपकी रिसर्च को डिस्कस करते हैं, आपके मेथड्स को डिस्कस करते हैं, आपके स्कोप को डिस्कस करते हैं। हम इससे बालातर होके कि आप कहाँ से आए हैं, आपका रेफरेंस क्या है, नहीं है, उससे हमें कोई गर्ज नहीं, और वो हम उसको इंश्योर करते हैं अगेन डबल ब्लाइंड रिव्यू के जरिए, वो मैं प्रोसेस में आपको दिखाता हूँ। तो रैक, वी आर प्राउड ऑफ अवर रैक। हमारे रैक मेंबर्स जो हैं बहुत ऑब्जेक्टिवली काम करते हैं, और इस पे कोई किसी का इन्फ्लुएंस यहाँ पे नहीं चलता। हमारी इतनी रिच डिबेट होती है यहाँ पे, हम उसको थॉरोली जो है वो इंजॉय भी करते हैं और ओन भी करते हैं, और फिर बड़ा प्राउडली हम हर एक को बताते हैं कि जी ये डिसीजन जो हुए हैं ये पूरी रैक का डिसीजन है। रास्ता में बेसिकली 2 स्ट्रीम्स हैं, एक CGP है, एक DDR। CGP इज कॉम्पिटिटिव ग्रांट प्रोग्राम। अभी तक हम 3 राउंड्स जो हैं वो एग्जीक्यूट कर चुके हैं। राउंड 1 हम कंक्लूड कर रहे हैं इस टाइम पे, उनकी इस टाइम लास्ट पेमेंट्स रिलीज हो रही हैं, उनकी पॉलिसी ब्रीफ्स पे काम हो रहा है, उनकी वीडियोस पे इस टाइम काम हो रहा है, डिस्ट्रीमिनेशन पे। राउंड 2 क्लोज होने जा रहा है, 1 और 2 जून को हमारी कॉन्फ्रेंस है। उसके अंदर उसके बाद उनके पेपर्स प्रेजेंट हो जाएंगे, फिर फाइनल कमेंट्स जाएंगे, सब कुछ वापस आएगा, और फिर उनकी भी पेमेंट्स हम प्रोसेस कर देंगे। अगर आप देखें तो इन 3 राउंड्स के अंदर हमारे पास 443 एप्लीकेंट्स जो हैं उन्होंने अप्लाई किया, और हमारे पास इन 3 राउंड्स के अंदर 32 हमने अवार्ड्स जो दिए 91 मिलियन के तक। मगर अगर आप देखें तो इसका अगर आप शेयर देखें तो वो 8% है, 8% शेयर है पूरी एप्लीकेशन का, लेस देन 10%। अच्छा, अब ये स्टैंडर्ड अगर हम मैच करें HEC के साथ ही, हम किसी बाहर के मुल्क नहीं जाते, तो HEC में भी जो है वो 10-15 के दरमियान उनका स्टैंडर्ड रहता है। बट वी बिलीव कि हम जितना स्पेसिफिकली हमने राउंड 1 के अंदर हमने क्या किया कि बहुत ब्रॉड थीम्स थी, राउंड 2 के अंदर हमने थोड़ी स्पेसिफिक थीम दी, राउंड 3 में हमने और स्पेसिफिक दी। तो उसमें हमने ये देखा कि वो उल्टा लोग के ज़्यादा इंटरेस्ट लें स्पेसिफिक थीम्स के अंदर, उन्होंने अप्लाई करना छोड़ दिया, और एप्लीकेंट्स जो है वो कम होना शुरू हो गए। वी ऑल्सो एक्सपेक्टेड कि उससे चले एप्लीकेंट्स तो कम हुए बट क्वालिटी बेहतर होगी, बट उससे भी फर्क नहीं पड़ा, क्वालिटी बेहतर नहीं हुई। तो वो हमें फिर रिविजिट करनी पड़ी अपनी पूरी थॉट। डिमांड ड्रिवन रिसर्च जो है उसमें बेसिकली ओपन कंपटीशन नहीं है, ये स्पेसिफिक है कि हमें जो भी मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट एंटिटीज, PM ऑफिस, कैबिनेट, हमें कोई भी रिसर्च कंडक्ट करने को, पाइट को, रास्ता को डायरेक्टली अप्रोच करते हैं। अगेन उनके लिए भी हमने यही रखा हुआ है, एक प्रोसेस है
कि जिसमें जो हमें वो आइडिया देंगे, कॉन्सेप्ट नोट देंगे, उस पर बाकायदा TORs तैयार होंगे और उसका रिव्यू हम करवाते हैं अपने रैक से, और उसके बाद हम देखते हैं कि आया जो डिमांड आई है उसके ऊपर हम क्या पैसे लगाएं। इज इट वैल्यू फॉर मनी की बात है, जो आप हमें काम कह रहे हैं करने को, उसकी कोई जरूरत है करने की, या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो सेकेंडरी डाटा पड़ा है या रिसर्च पड़ी है उससे वो ऑलरेडी आंसर हो सकती हैं चीजें। तो 49 के करीब हमें DDR रिक्वेस्ट मौसूल हुई अब तक, उसमें से 18 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट हमने करवाए हैं। अब CGP का जो एक्सपीरियंस है स्पेसिफिकली वो क्या है? CGP का जो एक्सपीरियंस है ये हमारे रैक मेंबर्स के साथ भी टाइम टू टाइम डिस्कशन होती है, हम रिव्यू वर्कशॉप भी करते हैं, पोस्ट रिव्यू वर्कशॉप्स होती हैं, रैक मीटिंग्स होती हैं हमारी, कॉन्फ्रेंस के ऊपर हमारी इस तरह मीटिंग्स होती हैं। तो बेसिकली ये मैंने सिर्फ 3 ब्रॉड एरियाज निकाले हैं जो कि हमारा एक्सपीरियंस है CGP से मतलब। नंबर 1 के पाकिस्तान में जो रिसर्च बेस है वो बहुत वीक है। रैक को स्पेसिफिकली मैं रास्ता के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा, वी हैव टू स्ट्रगल फाइंडिंग एंड फंडिंग गुड रिसर्च प्रपोजल। बिलीव मी, अब आप सोचें कि हमारे पास 250 के करीब अगर प्रपोजल आता है और हमें स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 प्रेजेंटेशन इन सारों से गुजरना है, और उसके बावजूद हमें जब स्ट्रगल करनी पड़ती है कि यार किसको फंड करें, कैसे फंड करें, इसमें ये वीकनेसेस हैं, इसमें ये फ्लॉज हैं, इसमें ये चीजें हैं। इवन हम यहाँ इस हद तक गए हैं कि जब हमने अपने प्रेजेंटेशंस कंप्लीट कर ली तो हमने टीम्स जो हैं रैक मेंबर्स में से हमने उनको रिक्वेस्ट करके कंसल्टेटिव मीटिंग्स करवाई एवॉर्डीज के लिए कि यार आप इनके साथ बात करें, इनको कहें कि अपना रिसर्च प्रपोजल को किस तरह डिस्कस करके बेहतर बना सकते हैं ताकि हम इसको फंड कर सकें। तो वी रियली हैड टू स्ट्रगल कि वो कैसे उनको फंड किया जाए। और उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमें आती है किसी भी रिसर्च प्रपोजल में, वो स्कोप जिस तरह का डिजाइन किया जाता है और मेथडोलॉजी जो है वो लोग जैसे यूज करते हैं। स्कोप के अंदर जो रिसर्च क्वेश्चन को फॉर्मुलेट किया जाता है जैसे, वो बहुत बड़ा एक गैप है कि वो रिसर्च क्वेश्चन प्रॉपरली फॉर्मुलेटेड ही नहीं है। हमें कई दफा पूछना पड़ता है कि यार आपका रिसर्च क्वेश्चन है क्या। और उसके बाद मेथडोलॉजी, देखिए मेथडोलॉजी जो है, अगेन डॉक्टर मुर्तजा जो है वो कल एक वर्कशॉप करवाने जा रहे हैं सिर्फ इसी स्पेसिफिक ये जो बुलेट पॉइंट है मेरा, वेग, स्कोप एंड मेथडोलॉजी, ये बहुत बड़ी रीजन है कि हम एक ट्रेनिंग वर्कशॉप करवाने जा रहे हैं कि हाउ टू राइट अ गुड रिसर्च प्रपोजल। और उसके अंदर वो सिर्फ आपसे इन्हीं चीजों पे बात करेंगे कि रिसर्च प्रपोजल आपने कैसे लिखना है, उसमें क्या चीज अहम है, वो कैसे जो है आप अपने रिव्यूअर को कन्विंस करेंगे कि ये रिसर्च एक वैल्यूएबल रिसर्च है और ये कंट्रीब्यूट करने जा रही है। सेकंड, हमने देखा कि अगेन रिसर्च पॉलिसी गैप पाकिस्तान में बहुत है। हमने ये भी देखा कि रिसर्चर्स और पॉलिसी मेकर्स का तो चैनल डिस्कनेक्ट है, रिसर्चर्स का और एकेडमिशियंस का आपस में डिस्कनेक्ट है। यूनिवर्सिटीज आपस में इंगेज नहीं करती, और कोई दोस्त होंगे, बहुत रेयर है कि आपस में वो मिलके कोई पेपर करें, प्रोजेक्ट्स करें। बट हम आपस में भी, हमने देखा पाकिस्तान में कल्चर नहीं है डिबेट का, और लर्निंग एंड डी लर्निंग का कल्चर नहीं है। तो ये बहुत बड़ा है कि हमें हमें रास्ता के जरिए इस चीज को कवर करना है। हम चाह रहे हैं कि जो एक रास्ता कम्युनिटी बन रही है वो आपस में इंगेज करे, वो एक दूसरे के साथ सीखे, जहाँ पे आइडियाज मैच करते हैं मिल के काम करें। और इसके लिए हमारा एक्सपीरियंस ये भी कहता है कि लोकल यूनिवर्सिटीज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनकरेजमेंट की और सपोर्ट की, और हम कमिट करते हैं रास्ता की तरफ से कि वो हम तमाम इनकरेजमेंट और सपोर्ट जो है, चाहे वो टेक्निकल असिस्टेंस की सूरत में है, फाइनेंशियल असिस्टेंस की सूरत में है, वो हम इंश्योर करेंगे गिवन कि आपकी रिसर्च जो है वो वैल्यूएबल है और पब्लिक पॉलिसी कंट्रीब्यूट करेगा। अगेन लास्ट 3 राउंड्स में हमने देखा कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो हैं वो इतने एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते। वो शायद सिर्फ इस नजरिए के साथ चल रहे हैं कि चलो जी हमने डिग्री करनी है, सिर्फ डिग्री से ज्यादा मेरा ख्याल है उनको ये, जब वो डिग्री ले भी लेंगे, अगर आप में स्टूडेंट्स बैठे हैं तो आपको पता चलेगा कि डिग्री के साथ आपको स्किल की बहुत जरूरत है, आपको इस रिसर्च की, आपको इस सारे नेटवर्क की, इन एंगेजमेंट्स की, पॉलिसी नो हाउ की बहुत जरूरत है। तो रास्ता जो है वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, बट वी सी कि वो उनमें अभी भी उतनी पार्टिसिपेशन नहीं है जिसको हम कह सकें कि चले जी एक
सेटिस्फैक्ट्री लेवल अचीव हो गया, वो अनसेटिस्फैक्ट्री ही चल रहा है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप अपने इर्द गिर्द जो है वो ज़रूर इनकरेज करें स्टूडेंट्स को, स्पेशली फीमेल्स को, और उन मेल और फीमेल दोनों को जो लेस डेवलप एरिया से ज़रूर उनको आगे लेके आए ताकि हम ये आगे चलें। तो ये दिस इज़ द जी ट्रेनिंग वर्कशॉप जो कल 6 बजे शुरू होगी, और प्रोफेसर मुर्तज़ा हैदर जो है वो जूम के ऊपर कनाडा से, टोरंटो से जो है वो ये वर्कशॉप जो है ट्रेनिंग वहां से कंडक्ट करेंगे। एंड द गुड न्यूज इज कि प्रोफेसर मुर्तज़ा इज कमिंग टू पाकिस्तान टू अटेंड द सेकंड रास्ता कॉन्फ्रेंस, जो कि अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 1 और 2 जून को मैरियट होटल इस्लामाबाद में होने जा रही है। तो वो वहां पे होगी, और अगर आपको उनके साथ कोई बात करनी है, कुछ करना है, तो वो वहां पे मौजूद होंगे। और सिर्फ ये नहीं होंगे, रैग के और मेंबरान बहुत सारे वहां मौजूद होंगे, पॉलिसी मेकर्स होंगे और प्रैक्टिशनर्स होंगे, सारा कुछ। सो लेट मी फाइनली टेल यू कि जी हमारा रिसर्च जो ये CGP का प्रोसेस है वो क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो ये 4 स्टेजेस में है बेसिकली ब्रॉड। सबसे पहले हम जो रैक है वो मीटिंग करती है और डिसाइड करती है कि CGP के थीम्स और टॉपिक्स क्या होंगे। उसके बाद हम कॉल फॉर रिसर्च प्रपोजल्स जो है वो इशू करते हैं, जैसे कि हमने रास्ता CGP 4 के किए हैं। इस दफा जो डिफरेंस है वो ये है कि हमने थीम्स नहीं दिए, बल्कि हमने स्पेसिफिक टॉपिक्स दिए हैं। रैक से हमने जब ये डिस्कस किया और रैक ने ये डिसाइड किया कि हम टॉपिक्स के साथ अब जाएंगे, और हर टॉपिक के साथ हमने ब्रीफ कॉन्सेप्ट तक दे दिया। यानी कि आप ये समझिए कि हमने कोई आधा काम तो आपको करके दे दिया कि हम आपको बता रहे हैं कि भाई इसके ऊपर जो है वो एक प्रपोजल बना के ले और हम पैसे दे देंगे। तो वो रैक ने मिलके 62 टॉपिक्स जो है वो डिफाइन किए, उनके लिखे गए कॉन्सेप्ट नोट्स वगैरह लिखे गए। फॉर दिस राउंड ओनली हमने 21 टॉपिक्स जो हैं वो किए हैं। बाकी टॉपिक्स भी जो हैं वो अगले राउंड में इस्तेमाल होंगे, बट इस राउंड के लिए हमने 21 स्पेसिफिक आपको टॉपिक्स दिए हैं। उससे भी मुतालिक आपके सवाल होंगे तो हम जरूर उसका जवाब देंगे। उसके बाद ये है कि वो हमने आपको टाइमलाइन एक दी है उसकी कि 15 जून तक जो है आप हमें अपना रिसर्च प्रपोजल भेजें, और तमाम डिटेल जो है वो हमारी वेबसाइट पे मौजूद है कि वो फॉर्म A1 A2 A3 आप यूज़ करें। उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें करें, इंस्ट्रक्शन मौजूद है, काइंडली उसको केयरफुली पढ़ें। इसके बाद ये होगा कि जब आप अप्लाई कर देंगे तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हम इनिशियल रिव्यू और डिटेल रिव्यू करते हैं, और इनमें से जो शॉर्ट लिस्टेड हमारे पास एप्लीकेंट्स होंगे हम उनको इनवाइट करेंगे कि वो रिव्यू वर्कशॉप में हमारे पास आके खुद अपनी टीम के साथ प्रेजेंट करें। अच्छा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ वो ये है कि इनिशियल रिव्यू और डिटेल्ड रिव्यू दोनों डबल ब्लाइंड रिव्यू हैं। डबल ब्लाइंड रिव्यू से का जो मतलब है वो ये है कि ना रिव्यू करने वाले को पता है कि ये प्रपोजल किसका है और कहाँ से आया है, ना उसको आपका नाम पता है, ना डेजिग्नेशन पता है, और ना आपके इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी या किसी भी चीज़ का पता है, क्योंकि वो फॉर्म A2 के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि आप कहीं मेंशन नहीं कर सकते। इसी तरह जो एप्लीकेंट है उसको भी नहीं पता कि मेरा जो रिव्यू किया है वो किसने किया है, वो किसके पास जा रहा है। आपकी जो भी एप्लीकेशन हमारे पास आती है वो उसकी हम बहुत कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ हम उसकी कोडिंग करते हैं। वो कोड नंबर्स के साथ वो फाइलें सेव होती हैं, और उसको हम उस तरह कोड फाइलें जो हैं वो रिव्यूअर्स को भेजते हैं, और हमारे पास कोडेड फाइल्स ही वापस आती हैं सिर्फ। और उसके अंदर फिर हम आपको जब कमेंट्स भी हम शेयर करेंगे तो वो रिव्यूअर 1 2 3 लिखा होगा उसके अंदर। बट जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं सक्सेसफुली डिटेल्ड रिव्यू के स्टेज से भी, तो फिर हम आपके नाम जो हैं वो डिस्क्लोज कर देते हैं कि अब आप आके इन पर्सन या ऑनलाइन जो है अपनी टीम के साथ आके अपने रिसर्च प्रपोजल को डिफेंड करें, वहां पे आके प्रेजेंट करें। वहां पे फिर रैक आपके साथ क्वेश्चन आंसर करती है, सब कुछ करती है। उसके बाद हमारी एक जो अवार्ड डिसीजन मीटिंग है वो होती है, और फिर उसके बाद हम अवार्ड जो है वो डिसाइड करते हैं। इस मौके के ऊपर जब आपको अवार्ड मिल जाता है तो हम आपसे कहते हैं कि जी एक तो आपको अवार्ड लेटर मिल जाएगा, उसके नतीजे में हम आपसे कहेंगे कि आप इंसेप्शन रिपोर्ट जमा कराएं, और हम आपको 30% अवार्ड मनी जो होगी वो रिलीज कर देंगे। उसके बाद आपका काम शुरू हो जाता है रिसर्च प्रोसेस का। रिसर्च प्रोसेस के अंदर और M&E के अंदर बेसिकली होगा ये कि हम आपको 2 जो है मेंटोर्स असाइन कर देंगे रैक के अंदर से, और वो इसलिए ज़रूरी है कि वो नज़र रखेंगे कि आप
की डायरेक्शन सही है, आप उनको रिपोर्ट करेंगे, आप उनको हर मंथ और 2 मंथ के बाद आप मुलाकात करेंगे, आप उनको बताएंगे कि मैं कितनी प्रोग्रेस कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। इसके साथ साथ अगर आपको कोई टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए, आपको कोई मसला आ रहा है, आपको लिटरेचर रिव्यू में है, फील्ड वर्क में है, तो आप अपने मेंटर्स के साथ राब्ते में आएंगे। ठीक है, इन तमाम चीजों को रास्ता का M&E डेस्क जो है वो फैसिलिटेट कर रहा होता है। और M&E डेस्क हर 2 महीने के बाद एक प्रोग्रेस रिव्यू कंडक्ट करता है, जिसमें वो आपसे पूछता है कि आपने पिछले 2 महीने में कितना काम किया है, और अगले 2 महीने या 6 महीने में जितना भी टाइम आपका रहता है, आपके क्या टारगेट्स हैं और आपने कैसे अचीव करने हैं। जब आप अपने मिड टर्म पे पहुंचते हैं तो एक मिड टर्म रिव्यू वर्कशॉप होती है, जिसमें आप अपने प्रीलिमिनरी रिजल्ट्स हमसे शेयर करेंगे, और अगेन रैग उसको एवेल्युएट करेगी, और हम आपको उस इंटर्म रिपोर्ट के अगेंस्ट आपके रिव्यूअर्स की रिकमेंडेशन के साथ आपको जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है 30% अवार्ड मनी, वो हम आपको रिलीज कर देंगे। तीसरा जो है वो अब आपका कंप्लीशन और डिसेमिनेशन की स्टेज है। इसमें अब आपने अपनी जो रिसर्च पेपर है उसको कंप्लीट करना है। जब एक दफा वो कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको इनवाइट करेंगे इन पर्सन कि अब आप कॉन्फ्रेंस में आए रास्ता की, और अब आप ऑडियंस को जो है वो प्रेजेंट करें वहां पे। बोथ मिड टर्म रिव्यू वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंस के अंदर हम आउटसाइडर्स को भी इनवाइट करते हैं कि वो भी आके देखें और क्वेश्चन करें और लर्न भी करें, और अगर आप उनसे बेनिफिट ले सकते हैं तो करें कि वो उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। अगेन रैग का फाइनल रिव्यू जो है वो कॉन्फ्रेंस पे होता है, और उसकी रिकमेंडेशन के साथ हम आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट जो कि 40% अवार्ड मनी होगी वो हम आपको रिलीज करेंगे। देन विल स्टार्ट वर्किंग विद यू कि अब आपके हमने रिसर्च को पब्लिश कैसे करना है, डिसेमिनेट कैसे करना है, और आपकी हमने विजिबिलिटी जो है वो कैसे बढ़ानी है, और हमने उस मैसेज को कैसे लेके जाना है। उसके लिए हम वेबिनार्स भी लेंगे, उसके लिए हम ट्विटर स्पेस भी करेंगे, हम मैंने कहा ऑडियो जो एनिमेटेड वीडियोस हैं वो भी बनाएंगे, और तमाम वो कुछ करेंगे जिससे उस मैसेज को पॉलिसी सर्कल्स तक जो है वो पहुंचाया जा सके। याद रखें, रास्ता इज ग्रोइंग फास्ट एंड रास्ता इज बिकमिंग द लार्जेस्ट इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी रिसर्च नेटवर्क इन पाकिस्तान। फाइनली ये हमारा रास्ता कॉन्टेक्ट है। पाइट की वेबसाइट जो है उसके साथ स्लैश ऐड करके रास्ता जाएं, हमें ट्विटर पे फॉलो करें। हमारी तमाम अपडेट्स जो हैं वो सबसे तेज ट्विटर रास्ता अकाउंट के ऊपर आती हैं। आपको उनसे कोई सवाल है किसी टाइम पे भी ईमेल करें या डायरेक्टली हमें कॉल कर लें, और रास्ता की वेबसाइट पे ज़रूर जाएं, वहाँ पे हमारे पिछले राउंड्स के भी अवॉर्डीज मौजूद हैं। तमाम जो CGP4 के अंदर डिटेल्स हैं वो मौजूद हैं। आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर FAQs का एक पेज है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का, वहां पे जरूर जाएं। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं देखता हूँ वो ऐसे हैं जो हमें आते हैं तो हम वो FAQs में ऐड करते जाते हैं, जो कि बेसिकली डिस्क्रिप्शंस या क्वालिफिकेशंस उस तरह की चीज़ों में नहीं लिखे होते। तो FAQs को भी वहाँ पे ज़रूर जो है वो विजिट करें। सो अब आते हैं जी आपके साथ क्वेश्चन आंसर सेशन के ऊपर, और मेरे साथ पार्टिसिपेट करेंगे इसके अंदर मेरी जो रिसर्च की जो है रास्ता की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम और जो रैक मेंबर्स हैं। जी तो हैंड रेज करें तो ताकि हम आपको मौका दे सकें सवाल पूछने का। जी रियाज अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं इस टीम का मेंबर रहा हूँ, और यहाँ पे जो लोग नए हैं मैं कहता हूँ कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट वी हैव डन, एंड हमने इन लोगों से बहुत बहुत अच्छी गाइडेंस सीखी है। अपना PhD करने के बाद मैं जर्मनी आया था। मैंने मेरे ख्याल में सबसे पहला जो मेरा यही एक काम था जो हमने सीरियसली किया। हालांकि हम इस तरह के प्रोजेक्ट करते रहे, लेकिन इन जिन प्रोफेशन से हमने जो सीखा, ये हमारा एक्सपीरियंस बहुत बेहतरीन रहा, क्योंकि इन्होंने हमें नहीं छोड़ना। जब तक हम एक फाइनल और कंक्रीट चीज़ लेके नहीं आना, तो ये लोग हमें इसी तरह ट्रेन करते रहे। थैंक यू वेरी मच। एक मेरा सर, शायद मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं बोलता, क्योंकि जब जो लोग नए हैं वो शायद इस फोरम पे ज़्यादा बोल रहे हैं, उनके क्वेश्चन होंगे। मेरा एक जस्ट एक क्वेश्चन ये था कि मेरे ख्याल में मैं फर्स्ट ग्रुप में था, उसमें उस वक्त फाइनेंशियल
जो ये डिसीजन थे ये ऑलरेडी डिसाइडेड नहीं थे। ये 75% और 25% का जो डिसीजन था शायद ये हमारे मेथोडोलॉजी पे थोड़ा सा मेरे ख्याल में इसका असर हो सकता है शायद। फॉर एग्जांपल आप अगर सेकेंडरी डेटा यूज करें पूरे अपने एंटायर प्रोजेक्ट में तो आपको बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं करने होते हैं। अगर आप उस अपना मेथोडोलॉजी जस्ट सेकेंडरी डेटा पर करें, जो कि पाकिस्तान में बहुत अच्छे सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी अवेलेबल हैं। मेरे ख्याल में जो फाइनेंशियल वो आपका एस्पेक्ट्स है वो मोस्टली आपके डेटा कलेक्शन के लिए होता है, जो कि उसको अगर ऑलरेडी ये डिसाइडेड है तो लोग शायद इसको ज़रूरी समझ के अपने मेथोडोलॉजी के उसी हिसाब से डिज़ाइन करते हैं कि कोई चीज़ हो जो सर्वे बेस पे हो, जो कहीं पे हमें जानना हो, इंटरव्यू करवाना हो। तो इसके अलावा मेरे ख्याल में ऐसे जो प्रोजेक्ट हैं हम अपने सोशल साइंस में उसमें मेन फोकस हमारा वही डेटा कलेक्शन का होता है। जो ऑलरेडी अगर एक डेटा अवेलेबल है उस पे अगर आप काम करें तो ज़्यादातर आपका काम डिस्क रिव्यू पे होता है। तो ये एक जस्ट एक कंसर्न था कि आपको लाजमी इसी तरह अपना प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें आप फाइनेंस को भी इसी तरह अकोमोडेट करें। तो इस पे आप लोगों के और अगर कोई कुछ डिस्कशन वगैरह इस पे हुए हैं तो आप काइंडली अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम चाहते हैं वो मोस्टली आपके पाकिस्तान में जो ऑलरेडी डेटा हैं अवेलेबल हैं उन पे काम हो सकती है और उसमें इतने ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं होती है डेटा कलेक्शन की। तो इसमें जो सेकेंड पोर्शन है 25% आप लाजमी अगर उसमें रखते हैं तो मुश्किल है डेटा ये जो मेथोडोलॉजी है हमारा पूरा इसको डिज़ाइन करना बहुत मुश्किल होता है। अदरवाइज आप लाजमी देखिए रियाज, मैंने आपको पॉइंट ले लिया। पहली बात तो ये कि जो लोग अभी फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हैं, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना मैक्सिमम एफर्ट जो है वो टेक्निकल प्रपोजल पे ध्यान रखें। फाइनेंशियल प्रपोजल पे ठीक है, हम आपको फॉर्म हमने आपको A3 दिया है, उसको फिल करें। बट फाइनेंशियल प्रपोजल हम आपके साथ सिर्फ तब डिस्कस करेंगे जब आप रिव्यू वर्कशॉप की स्टेज पे आ जाएंगे। पहली बात तो ये। और दूसरा, इस बात का यकीन रखें कि अगर आपने रीजनेबल हमसे बजट मांगा है, जो कि रैक समझती है कि ये रीजनेबल बजट है, तो हम आपसे निगोशिएट भी नहीं करेंगे। बट अगर आप ये कहेंगे कि आपका काम बहुत थोड़ा है और आप हमसे 50 लाख मांगेंगे, तो हम आपसे ज़रूर सवाल पूछेंगे, क्योंकि हम भी फील्ड रिसर्च करते हैं और आज से नहीं करते, पिछले 20 सालों से करते हैं। मेरे जो साथ रैक मेंबर्स हैं वो पिछले 30 सालों से वो फील्ड रिसर्च कर रहे हैं, सर्वेस कर रहे हैं। तो वी नो के एक रीजनेबल बजट क्या होता है किसी स्टडी के लिए और क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। हम आपकी तमाम जस्टिफिकेशंस को उसमें अकोमोडेट करेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि आप उसमें से पैसे ना बनाएं और आप रिसर्च भी कंडक्ट करें। हमने तो अपने बकायदा लिख दिया है अपने वेबसाइट के ऊपर भी क्लियरली कि अगर आप डेस्क स्टडी करने जा रहे हैं तो अब आप 70% जो अमाउंट है वो आप ले सकते हैं 50 लाख की। और अगर आपका फील्ड वर्क है तो बल्कि हमने इवन रेम्यूनरेशन के रेट्स भी लिख दिए हैं कि आप 1.5 लाख रुपए तक जो PI है वो पर मंथ के हिसाब से ले ले। तो मेरा ख्याल है ज्यादा जो तवज्जो है वो आप काइंडली अपने टेक्निकल प्रपोजल पे दें, क्योंकि अगर आपका टेक्निकल प्रपोजल जो है वो अगर स्ट्रांग नहीं है तो फाइनेंशियल तक तो पहुंचने की बारी बहुत बात की है। तो बजट हम आपका फिर भी जब हम आपको अवार्ड दे रहे होंगे इंशाल्लाह, तो वो हम आपके साथ एडजस्ट कर लेंगे। यकीन करें, एक दो प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं जहां पे हमें रैक को लगा कि यार ये प्रोजेक्ट जो है ये अनरियलिस्टिकली लो है, तो इसके साथ डिस्कस करें और इसको एडजस्ट करें दोबारा। ये लगता है जिस बंदे ने अप्लाई किया है उसको आइडिया नहीं है कि ये कितने एक्सपेंसेस आए इन्वॉल्व होंगे इसके अंदर, तो वो हमने डिस्कशन के बाद हमने रेज भी किए। तो ऐसा नहीं है कि हम बजट सिर्फ आपके कट ही करना चाहते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव उस फाइनल प्रोडक्ट पे है, मेन फोकस हमारा उस फाइनल प्रोडक्ट पे है, जो कि पूरी एक्सरसाइज के बाद जिसमें हमारी एनर्जीज इन्वॉल्व हैं, टाइम इन्वॉल्व है, एफर्ट इन्वॉल्व है, हमारी भी और आपकी भी। उसके बाद हमें वो प्रोडक्ट चाहिए बेसिकली आपसे, जिसको हम प्राउडली हर जगह पे यूज कर सके, डिसेमिनेट कर सके और उसका एक वैल्यू हो आपकी पब्लिक पॉलिसी डिस्कशन के अंदर। जी सोबिया कुर्ब। जी अस्सलाम वालेकुम।
मैंने जी CGP 2 और 3 दोनों के लिए अप्लाई किया था, एंड CGP 2 में तो आई बिलीव हम लोग बिल्कुल लास्ट स्टेज तक गए थे, सो वी अप्लाई 2 टाइम्स एंड इंशाल्लाह इस दफा थर्ड टाइम करेंगे। मेरे 2 कमेंट्स हैं। अभी भी जब मैं आपकी कॉल देख रही थी वेबसाइट पे जो CGP 4 की है, दिस इज मेनली अबाउट द रैक, जो ऑब्वियसली बहुत मेहनत से रिव्यू करते हैं प्रपोजल्स को। सेकेंड टाइम जब हमें फीडबैक मिली थी, आप अगर अपनी कॉल को देखें तो एक नीचे स्टेरिक के साथ लिखा हुआ होता है कि जो भी क्या आपका प्रोजेक्ट डिफरेंट जो एरियाज आइडेंटिफाइड हैं, ठीक है, आई मीन इफ इट्स वन ऑफ दैट, अदरवाइज अगर रिलेटेड एरिया में भी होगा तो उसको कंसिडर किया जाएगा। ये डिस्क्लेमर होता है आपकी कॉल में। सेकेंड टाइम वी सबमिटेड अ प्रोजेक्ट जो कि टैक्स पॉलिसी एंड कंप्लायंस से रेलेवेंट एरिया में था। सो द जो रिजेक्शन ईमेल थी, विच इज फाइन, एकेडमिक्स को बहुत दफा मिलती है, उसमें जो सेकंड रिव्यूअर का कमेंट था वो सिंपल एक लाइन में लिखा हुआ था कि ये जो टॉपिक है, ये जो प्रपोजल है, ये स्ट्रिक्टली इस एरिया में नहीं आता है, दैट्स इट। तो वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था, एंड आई होप आई एम नॉट, आई मीन आई थिंक आज का पर्पस यही है। तो अगर रैक मेंबर्स दे आर लिसनिंग, और अगर आप भी उनसे शेयर कर सकते हैं, तो आई थिंक थोड़ा सा अगर प्रपोजल या तो इस चीज को क्लैरिफाई कर दें। जी सोबिया, मेरा ख्याल है कि आपको जरूर उसके रिप्लाई में मुझे लिखना चाहिए था, रास्ता को लिखना चाहिए था, ताकि हम आपको फर्दर क्लैरिफाई कर सकते हैं उसके ऊपर, और हम बिल्कुल अपने रैक मेंबर से भी पूछ सकते थे कि वो क्लैरिफिकेशन अगर इस पे दे सके तो वो दे दे। मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी दोबारा, लेकिन वो आई थिंक इट्स फॉर द फ्यूचर। मैंने इस दफा भी जब CGP 4 का बिल्कुल ठीक है, ये पढ़ा बल्कि तो हम आज जी ही अपनी एक हमारी इंटरनल मीटिंग चल रही थी, आपने अच्छा सवाल रेज किया, तो ये बिल्कुल हम इसको ऑन करते हैं जो आप कह रहे हैं ना कि नीचे स्टेरिक के साथ हमने लिखा हुआ है। अब मैं आप उसकी एग्जांपल जी देता हूँ। एग्जांपल ये है कि हमने एक यहाँ पे रिसर्च टॉपिक आपको दिया है डेट कैपिटल कैलकुलेट करने का। डेट कैपिटल का मतलब ये है कि जो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज हैं, उनकी जो अंडर यूटिलाइज्ड बिल्डिंग्स हैं, लैंड्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, चीजें हैं, उनकी कैलकुलेशन की जाए कि जनाब वो उनसे कितना रेंट जनरेट किया जा सकता है, कितनी बिजनेस एक्टिविटी जनरेट की जा सकती है, और अगर वो नहीं हो रही तो वो डेट कैपिटल और वो कितना कॉस्ट कर रहा है हमारी इकोनॉमी। सिमिलरली हमने उसमें एक एग्जांपल यूज किया यूनिवर्सिटीज की। आप हमारी यूनिवर्सिटीज का साइज देखें तो वो ह्यूज यूनिवर्सिटीज हैं पब्लिक सेक्टर्स की, उनके लॉन्स खाली पड़े हैं, उनके ग्राउंड्स खाली पड़े हैं, वहाँ पे कोई यूटिलाइजेशन नहीं होती, और पूरा पूरा साल मेरा ख्याल है वो शायद लेस देन 1% उनकी यूटिलाइजेशन है उन बड़े ग्राउंड्स की चीज़ों की। तो वहाँ पे जिस तरह दुनिया में एक कॉन्सेप्ट है कि आप उन्हीं एसेट्स को यूज करके कमर्शियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके वहाँ पे प्लाजा खड़ा कर सकते हैं, वहाँ पे फ्लैट्स खड़े कर सकते हैं, वहाँ पे और एक्टिविटीज के साथ आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, और जो बर्डन है बेसिकली यूनिवर्सिटीज का फेडरल एक्सचेकर के ऊपर, उसको आप लो कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। बट यूनिवर्सिटीज जो हैं उनकी हमने मोटिवेशन ये रख दी है कि जी आप स्टूडेंट को भर्ती करें, आप उनको एनरोल करें, और हम आपको उसके हिसाब से उतने ही पैसे ज्यादा देंगे। अच्छा, अब ये तो हमने आपसे स्कोप मांगा है, हमने उसमें आपको ये नहीं कहा कि आप और पब्लिक सेक्टर एंटिटीज के नाम नहीं लिए। फेडरल गवर्नमेंट में 441 एंटिटीज हैं फेडरल गवर्नमेंट की। अब आप इनके सोच लें कि इनके ऑफिसेस, उनके एसेट्स, उनकी चीजें, और फिर उनकी यूटिलाइजेशन, तो कितनी स्टडीज हो सकती है। सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जो ये एवेक्यू ट्रस्ट है, इसके अगर आप प्रॉपर्टीज को जरा देख लें तो आधा जो लाहौर का मॉल है वो एवेक्यू ट्रस्ट का, उनकी बिल्डिंग्स हैं, चीजें हैं, रेलवेज को आप उठा लें। तो दिस इज रेलेवेंट रिसर्च जो कि उसी टॉपिक पे है, और जो कि हमने बेसिकली अपने स्कोप में मेंशन नहीं की है, बल्कि आप उसको कर सकते हैं तो जरूर करें। अब एक और मुझे इसी तरह की सिमिलर एक कॉल आई। अब मैं वो एग्जांपल इसलिए नहीं दे सकता हूँ क्योंकि वो उनका रिसर्च आइडिया है, वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, बट वो टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग से मुतालिक है। उन्होंने मुझे सिमिलर एक एग्जांपल दी कि जनाब ये भी एक मॉडल है जो कि इसी चीज के ऊपर काम कर रहा है, तो क्या हम इसको एवेल्युएट करने के लिए अपना एक प्रपोजल जमा करा सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल आप करा सकते हैं। तो अगर इस तरह की कोई चीज है तो वो तो मोस्ट वेलकम। बट अगेन जब आपको रिव्यू मिलता है एंड इफ यू थिंक कि वो आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, आप हमें जरूर वापस लिख सकते हैं,
एंड वी विल ट्राई कि हम आपको उसका जवाब दें। सो भी आप कंटिन्यू कर लें मुझसे दोबारा, ताकि मैं फिर नेक्स्ट सवाल पे जाऊँ। बताइए। जी थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। दूसरा भी वही एवेल्युएशन से ही रिलेटेड है, और इसके बाद एक तीसरा भी हम एक दफा ही पूछ लूंगी सो दैट अदर पीपल दे गेट अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। जो दूसरा रिव्यू था हमारा सेकंड अटेम्प्ट में, आई एम एन मैं भी एकेडेमिया से हूँ और आई बीन वर्किंग फॉर 20 years इन यूनिवर्सिटीज। जब हम कहते हैं ना किसी चीज का कि मेथोडोलॉजी इज नॉट साउंड, देन आई ऑल्सो ट्राई ऑलवेज टू राइट हाउ इट इज नॉट साउंड। तो जो हमें लास्ट टाइम एक लाइन की फीडबैक मिली थी, आई एम नॉट, ये मैं पर्सनल नहीं बता रही हूँ, मैं इसलिए कर रही हूँ सो दैट इट डजंट हैपन नेक्स्ट टाइम टू एनीबॉडी। सेकंड जो था उसमें था कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, मगर उसको एग्जाम्पलीफाई एक लाइन में भी नहीं किया था कि क्या ठीक, कैसे ठीक नहीं है। अगर मेरा कोई रिसर्च स्टूडेंट है और मैं उनको फीडबैक दे रही हूँ एंड आई टेल देम ऑल राइट द मेथोडोलॉजी इज नॉट साउंड, देन इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल देम कि अच्छा ये आप जो इंटरव्यू सजेस्ट कर रहे हैं प्रॉब्ली ये करने की जरूरत नहीं है, या आपको शायद एक्सपेरिमेंट करेंगे तो बेहतर हो जाएगा। सो दैट्स द सेकंड कमेंट, ये उसी से रेलेवेंट है। और थर्ड, जो अभी आप बजट की बात करें, स्मॉल कमेंट है, सब कमेंट है, जो आप अभी बजट की बात कर रहे थे, इसी सेकंड रिव्यू में हमारी जो बजट है उस आप अभी कह रहे थे ना कि उस पे मेरा फर्स्ट टाइम CGP2 में यही एक्सपीरियंस था कि वो बिल्कुल लास्ट स्टेज में आप उस पे बात कर रहे थे। लेकिन थर्ड टाइम जो हमें फीडबैक मिली उसमें मुझे फील हुआ कि जो डिसीजन किया गया था उसमें उन्होंने बजट वाज आल्सो वन ऑफ द डिसाइडिंग फैक्टर्स। तो वो आई थिंक प्रोबेबली द रैक मेंबर्स, यानी उसमें लिखा हुआ था कि द बजटिंग इज आल्सो प्रोबेबली नॉट इन लाइन। तो देन जिस तरह आप कह रहे हैं कि शायद वो बहुत एंड में कंसिडर होगा, so that's just a comment. I think मेरा जो सारा अभी तक का comment था वो evaluations के ऊपर based है। नहीं, बहुत अच्छे कमेंट्स हैं आपके, मैंने बिल्कुल नोट डाउन कर लिए हैं। वी विल डिस्कस अबाउट दैट। विल ट्राई कि नेक्स्ट टाइम जो आपको तमाम को कमेंट्स आए उस पर थोड़ा एलेबरेटिव कमेंट्स हों। बजट का आई कैन मेक श्योर, बजट हमारे डिसीजन को इफेक्ट नहीं करता। बजट जो है वो लास्ट चीज होती है। जब रैक फाइनल डिसीजन मीटिंग के अंदर कह देता है हमें कि जी हमने ये सिलेक्ट कर लिए हैं, उसके बाद वो चीज हमारे पास आ जाती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम के पास, मेरे पास आ जाती है, एंड देन वी डिस्कस द बजट इन लाइट विद द डिस्कशन जो हमारी डिसीजन मीटिंग में होती है। उससे पहले वो आपका जो शॉर्टलिस्टिंग है अवार्ड के लिए उसको इफेक्ट नहीं करता। हम बजट आखिर में, बजट हमारा लास्ट कंसर्न है, बजट हमारा लास्ट कंसर्न है। हमारा मेन कंसर्न जो है वो टेक्निकल प्रपोजल है। जी सही, लेकिन एक चीज मुझे यहाँ थोड़ी सी क्लैरिफाई करने दें कि ये जो अब हमने टेक्निकल पे मेनली फोकस करके बजट को लास्ट में रखा है, ये विद टाइम हमने भी लर्न किया है कि शुरू वाले जो राउंड्स थे उसमें डेफिनेटली बाज़ दफा स्टडी के कंटेंट में कुछ नहीं होता था, और बजट क्योंकि मैक्सिमम था वो उसी तरह से बजट बना होता था। तो आई वुड एग्री विद सोबिया कि एट टाइम्स इनिशियल राउंड्स में, ये मैं लास्ट राउंड में बिल्कुल उसको शामिल नहीं करूंगी, और नेचुरली जो हम कह रहे हैं कि ये सिर्फ रिसर्चर्स नहीं लर्न कर रहे, ये हम भी लर्न कर रहे हैं, तो फोर्थ राउंड में वो और लास्ट कंसिडरेशन होगी। लेकिन फर्स्ट राउंड में आई थिंक बहुत दफा ऐसा हुआ है कि अगर वो बहुत ही आउटरेजियस सा बजट है और उसका कंटेंट कुछ भी नहीं था, तो बजट वाज वन ऑफ द रीजंस दैट गॉट अ प्रपोजल रिजेक्टेड। ओके, थैंक यू जी सरमद। बाकी लोग भी सवाल पूछे, हम सिर्फ आप लोगों के लिए बैठे हैं यहाँ पे। जी सरमद। आपकी आवाज हमें नहीं आ रही, आपने अनम्यूट कर लिया है बट आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा चलें, मैं अभी अगर फरिया हमारे पास मौजूद है तो मैं फरिया से कहूँगा कि वो जरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। फरिया हमारी राउंड 3 की अवॉर्डी हैं। और फरिया, आर यू देयर? डॉक्टर फरिया। नाजिम जरा देखें, मिस डॉक्टर फरिया है यहाँ पे? जी जी सर, वो है, आ गई हैं जी, आई एम राइट हियर। तो या थैंक यू फरिया फॉर ज्वाइनिंग। मेरी डॉक्टर फरिया से आज ही बात हो रही थी, मैंने इनको पर्सनली रिक्वेस्ट किया कि वो जरूर आए, और उसकी वजह ये थी कि डॉक्टर फरिया ने पहले राउंड में अप्लाई किया और ये शॉर्टलिस्ट होते होते इनका प्रपोजल वर्कशॉप तक आया, उसके बाद वो रिजेक्ट हो गया, और उसके बाद इन्होंने सिस्टम में हमारे बिलीव रखा और हमसे जो है वो इस सिस्टम को पढ़ा, देखा, और इन्होंने दोबारा एफर्ट की, और जो पिछला राउंड था उसमें इन्होंने अवार्ड विन किया। तो फ्री आप काइंडली अपना एक्सपीरियंस जरा शेयर करें
रास्ता प्रोसेस से मुतल्लिक, और आपने मतलब ऐसा क्या किया कि आपने अवार्ड विन कर लिया? Ji, sure. Thank you very much, Fahim, for giving me time here to express my views. And it's absolutely a privilege to be awardee of PIDE Rasta, especially when the award is coming from your alma mater. So the way I see it, I totally agree with you. It was the trust factor, the transparency of the PIDE Rasta procedure, and the very credible evaluation committee in front of whom we presented the proposal for call 1 and then for call 3. So the way I see Rasta, it's actually, it comes with a prestige factor. It's very competitive, it is intense, and the design of the Rasta, it shows that an intricate thought process is behind this call. So very frankly, sitting in development sector, the research calls, they pour in every now and then, and we do apply against them. But over the past 2 years, I have not come across such a comprehensive call in terms of design and the extended evaluation process. And the way there's a systematic process is present in the whole structure of the call. And very frankly, what Rasta is doing, it is doing what is exactly needed, or what is the need of the hour. It's embedding a culture of evidence, how to navigate through public policy problems, and putting weight on the context. And Fahim, since we share a common platform of building capacity using research evidence trainers for civil services of Pakistan, this is what we advocate, this is what is needed. And I'm really glad to see that how indigenous call is actually much better and refined than number of international calls that we receive every now and then. So, and it was absolutely a challenge. It's absolutely a challenge going through this entire Rasta process. In the first call, we went through 2 double peer blind reviews, and then it was a presentation. And very frankly, just on a lighter note, the first time when we appeared, and I saw 3 full Zoom screens of Rasta advisory committee and academia and participants and students and number of my teachers at PIDE. It was a heartbeat that was skipped, and all we wanted to do was to run away. But again, this is such a comprehensive process, and it attaches a prestige value to the call. So it's absolutely a pleasure. Thank you, Priya, for your very nice words and the way you have articulated everything. I would also request कि जरा बताएं सबको कि आपने अपने रिसर्च प्रपोजल में क्या डिफरेंट किया, जो पहले राउंड में नहीं किया था, फिर दूसरे में किया और हमें आपने कन्विंस कर लिया। जी, research proposal, वैसे तो we had did a lot of effort on the first one, but when we were incorporating the comments, we realized that the proposal needs to be very holistic from every angle, and there's no room for any loopholes or any deficiency. So when we applied for the third call, we made sure that in terms of the scope of the study, in terms of the size of the study, in terms of methodology, we must put forth a very sound proposal and a holistic one that is able to get through this very prestigious and challenging presentation round. So that was the focus where we learned from our past experience. Excellent, thank you so much, Priya. Thank you. मेरा ख्याल है डॉक्टर नासिर इकबाल यहाँ पे थे। अच्छा, अब डॉक्टर नासिर इकबाल जो हैं वो पाइड में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। एंड लेट मी शेयर दिस विद यू कि पाइड से हमारे हर राउंड के अंदर बहुत सारे प्रपोजल्स आते हैं। एक ट्रांसपेरेंसी का हम तमगा ये भी सजाते हैं कि डॉक्टर नासिर इकबाल की वाहिद स्टडी है जो थ्रू हो सकी है और अवार्ड ले सकी है अब तक जो है रास्ता से। तो वो क्योंकि डबल ब्लाइंड रिव्यू का फ़ायदा ये है कि आपको नहीं पता कि कौन अप्लाई कर रहा है, और रिव्यूअर को भी नहीं पता, हमारे इवन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम को नहीं पता होता। देयर आर ओनली 2 पीपल जिन्हें पता होता है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा किन्हें पता होता है। उनके पास बिल्कुल क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती है। तो उसमें फिर यही होता है कि जो प्रपोजल्स काम के नहीं हैं तो उनको हम शॉर्टलिस्ट नहीं कर पाते। डॉक्टर नासिर मुझे लगता है डिस्कनेक्ट हो गए, या डॉक्टर नासिर आप हैं यहाँ पे? जी सर, ही हियर।
जी 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 जी, डॉक्टर साहब बताइए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। दो तीन चीज़ें जस्ट एज अ सजेशन, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऐड की जा सकती हैं। जैसे बाकी लोग भी हाईलाइट कर रहे थे कि मेथडोलॉजी नॉर्मली वीक होती है और हम शायद ज़्यादा उस पर फोकस भी नहीं कर रहे होते जब हम प्रपोजल लिख रहे होते हैं। नॉर्मली हम कोशिश कर रहे होते हैं कि चले जी वो लास्ट आखिरी 2 दिन है तो इधर से चीज़ ली इधर से चीज़ ली और उसको राइटअप करने की कोशिश करते हैं। तो रास्ता के लिए जस्ट अ सिंपल सजेशन, मे बी इट्स हेक्टिक के इस पे थोड़ा काम करना कि अगर आइडिया अच्छा है बंदे का, इवन द मेथोडोलॉजिकल फ्रेमवर्क इज लिटिल बिट वीक बट द आइडिया साउंड्स गुड, देन एक अगर राउंड ऑफ रिविजन्स पॉसिबल हो, आई डोंट नो कि कितना पॉसिबल है रास्ता के लिए, बट अगर क्योंकि आपकी जो रैक के मेंबर हैं दे आर हाईली क्वालिफाइड एंड देयर सजेशन रियली हेल्पफुल टू रिवाइज द मेथोडोलॉजिकल फ्रेमवर्क। जैसे अभी एक और हमारी पार्टिसिपेंट कमेंट्स भी कर रही थी कि सिंपली कह दिया गया कि मेथोडोलॉजी ठीक नहीं है, बट इफ सजेशंस कम फ्रॉम द रिव्यूअर एज वेल एज द रैक दैट दिस इज द वे टू रीविजिट। बट ये सिर्फ उन प्रपोजल्स के लिए रखा जाए जिनका आइडिया बहुत अच्छा हो, हम आप लोग चाहते हो कि वाकई इस पे एक अच्छा प्रपोजल डेवलप किया जाए। कि उसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मैं अभी सैंडी के साथ एक कर रहा हूँ, ऐसे मोड का फंडेड प्रोजेक्ट है ऑन दिस द असेसमेंट ऑफ दिस बिलियन ट्री प्रोजेक्ट। तो उनके जो मेंटोर्स हैं दे आर वर्क विद अस इन टर्म ऑफ improving the methodological framework over the time and again एंड इवेंचुअली आइडिया ये है कि हम सब की कैपेसिटी बिल्ड भी हो। और रास्ता का एक ऑब्जेक्टिव मेरे ख्याल में ये भी है, स्पेशली जो हमारे यंग रिसर्चर हैं उनकी कैपेसिटी डेवलप हो। तो मे बी इट्स जस्ट लाइक अ सजेशन। सेकेंडली तमाम पार्टिसिपेंट के लिए कि हम जब मैं भी इवन जब प्रपोजल रिव्यू करूंगा या किसी और के पास या इवन आपके पास खुद भी आता है, तो आप सिर्फ और सिर्फ ये नहीं देख रहे होते कि ये 4 पेजेस या 6 पेजेस इसने लिख दिए हैं और इसने कहा जी ये पाकिस्तान पे स्टडी नहीं हुई और हमें करने की जरूरत है, वो शायद किसी को भी अपील नहीं करती। तो अगर अभी आपके पास जैसे 1 माह पूरा है, तो अगर आप पूरा महीना प्रपोजल पे स्पेंड करें और उसको दोबारा दोबारा पढ़ें लिखें और रास्ता को भेजने से पहले अपने कुलीग्स के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनसे फीडबैक लें और उनको कहें कि आपको क्रिटिकली इसको सेस करके दें, तो शायद ये एक वे फॉरवर्ड हो सकता है अच्छा प्रपोजल भेजने के। कहीं पे भी ना सिर्फ रास्ता को, कहीं और भी आप भेजें तो पहले अपने कुलीग्स को अपने दोस्तों को या इवन आप किसी को भी इनफॉर्मली दिखाएं, उनसे फीडबैक लें और फिर उसको 2-3 दफा रिवाइज करें। जो आप फर्स्ट ड्राफ्ट भेजते हैं ना, जैसे मैंने भी 2-3 प्रपोजल इवन HEC से आया तो रिव्यू किया, तो वो ऐसे लग रहा था जैसे उस बंदे ने शायद खुद भी नहीं पढ़ा लिखने के बाद कि मैं क्या लिख रहा हूँ। तो दीज आर द फ्यू सजेशन मे बी रास्ता कैन टेक एनी ऑफ। जी थैंक यू डॉक्टर साहब, वैल्यूएबल सजेशंस। मैंने ये राउंड ऑफ रिवीजन बिल्कुल नोट किया है, बट लेट मी ऐड कि जो हमारी कंसल्टेटिव मीटिंग्स का मैंने जिक्र किया कि फॉर इंस्टेंस ऐसा मौका आया कि हमने जब डिसाइड कर लिया कि जी ये हम 6 तो हम अवार्ड्स हम डिसाइड कर लिए, बट बाकी 4 ऐसे हैं जिसके ऊपर जो है एक डिवीजन जो है वो क्रिएट है रैक के अंदर। तो हमने क्या किया और उसमें रैक में डिवीजन इस बात के ऊपर है कि ये प्रपोजल वीक है, इसको बेहतर बनाने की जरूरत है। तो क्योंकि वो प्रपोजल ऑलरेडी 3rd स्टेज तक पहुंच चुका है और उसका डेफिनेटली आइडिया ही बेहतर होगा जिसकी वजह से वो वहां तक पहुंचा है, और मेथोडोलॉजी वीक है या स्कोप में कोई कमी है, तो उसके लिए हमने कंसल्टेटिव मीटिंग्स करवाई हैं। रैक मेंबर्स मुझे यहाँ वाउच कर सकेंगे, रैक मेंबर्स ने बकायदा मीटिंग्स की हैं, मैं उन मीटिंग्स का हिस्सा रहा हूँ, जिसपे हमने जो है वो कोशिश की है बताने की कि अगर आप इसको यूं कर लेंगे तो ये बेहतर हो जाएगा। और उसके बाद वो स्टडीज अवॉर्ड भी हुई हैं। मगर कुछ स्टडीज जिन्होंने रिवीजन से इनकार किया और उसके बाद रैक ने उसको दोबारा रिव्यू किया, देखा और उसने कहा कि नहीं इसमें वो जान नहीं है कि जिसके अंदर वैल्यू फॉर मनी का भी एस्पेक्ट है, पब्लिक पॉलिसी वैल्यू का भी एस्पेक्ट है, तो अगर वो नहीं है तो फिर वो हमने ड्रॉप किए। बट राउंड ऑफ रिवीजन जो है ये मैं बिल्कुल अपनी रैक के सामने नेक्स्ट मीटिंग में रखूंगा एंड लेट्स सी कि रैक इसके ऊपर क्या डिसाइड करती है। आई वुड इनकरेज कि जो नए लोग हैं वो भी प्लीज जरूर पार्टिसिपेट करें। कॉल से मुताबिक कोई सवाल है, स्पेसिफिक टॉपिक से मुताबिक कोई सवाल है, कोई भी चीज़ है वो हमसे ज़रूर यहाँ पे शेयर करें।
जिशान अली जी फहीम, उससे पहले कि निशान बात करें, ये जो अभी नासिर ने बात की है, हाँ इसको हम इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने ये नहीं किया। ये इवन पिछले राउंड में कुछ प्रपोजल्स थे कि जिनके साथ 2-2 रैक मेंबर्स जो हैं एसोसिएट किए गए थे, इवन उससे पिछले राउंड में भी बिफोर एक्सेप्टेंस, कि अगर उस प्रपोजल को इम्प्रूव करके एक एक्सेप्टेबल लेवल तक लाया जा सकता है तो वो आ जाए। जी बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने बिल्कुल यही बात, थैंक यू, मैंने यही कहा कि हमने बिल्कुल जो कंसल्टेटिव मीटिंग्स जो बनाई थी, उनका हमेशा भी रहे, वो बिल्कुल इसी ऑब्जेक्टिव के साथ थी। जी जिशान प्लीज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एम आई ऑडिबल? जी वेरी मच। सर, मैं शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी से हूँ, फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ विद द डिसिप्लिन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो सर अभी मुझे एक रिसर्च प्रपोजल भी लिखना था, और हमारे एक लेक्चरर अभी अपॉइंट हुए हैं, पाइट से मास्टर्स करके आए हैं, तो उन्होंने इंकरेज किया कि पाइट को विजिट करें, और फिर वहाँ से मैं ये आपका वर्कशॉप ले रहा हूँ। सर मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सुनी हैं और नोट डाउन भी करता गया हूँ कि किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। बस मेरा एक ही क्वेश्चन है कि जैसे आपने कहा कि पाइट का एक क्राइटेरिया है रास्ता का, कैसे रिसर्च प्रपोजल लिखना है और कैसे सबमिट करना है ना, तो मैं ये चाह रहा था कि क्या रास्ता ने या पाइट ने कोई ऐसी नोटबुक या कोई ऐसी गाइड बुक बनाई है जिसके अंदर प्रॉपर प्रोसीजर जो है वो रिसर्च प्रपोजल को लिखने का इन रिटन पड़ा हो, ताकि हम स्टूडेंट्स जाके डायरेक्ट पाइट से वो फाइल डाउनलोड करें एंड देन रिटन, और फिर उसे स्टडी करके एक अच्छा प्रपोजल लिख सकें। जिशान थैंक यू, मोस्ट वेलकम, बिल्कुल अप्लाई कीजिए, अपने कोलीग्स और दोस्तों को भी शामिल करें इसमें। फिलहाल तो गाइड अवेलेबल नहीं है, कुछ अरसे में आ जाएगी, बट आप कल की जो वर्कशॉप है वो ज़रूर अटेंड करें जो मुर्तज़ा हैदर साहब की है। मुर्तज़ा हैदर बहुत ही ज़बरदस्त जो हैं वो प्रोफेसर हैं और एक्सपर्ट हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के, और बड़े नफीस इंसान हैं, उनके साथ आप इंटरेक्ट करें कल, और आई एम श्योर कि वो आपको हेल्प आउट करेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। जो कल की वर्कशॉप 6 बजे कल शुरू होगी, उसकी हमने डिटेल्स वेबसाइट पे भी डाली हुई हैं, जूम लिंक भी है, ट्विटर के ऊपर भी हम जूम लिंक शेयर करेंगे, वो आप उसके साथ आप शेयर करें। डॉक्टर अथर मकसूद नहीं, अथर एम अहमद। अस्सलाम वालेकुम। मैं समझा कि पता नहीं कोई और आ गया है। सर मैं डॉक्टर जो है हमारे रैक मेंबर हैं, ऑनरेबल रैक मेंबर है, मेरे उस्ताद हैं, नस्ट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं। सर प्लीज। मैंने असल में ये जो अभी क्वेश्चन आया है जीशान का, इसको रिस्पॉन्ड इस तरह से मैं करना चाह रहा हूँ कि जी कि यही जो कल मुर्तज़ा साहब ने वर्कशॉप करनी है, उसके बाद इंशाल्लाह कोई ना कोई उसका डॉक्यूमेंट बन जाएगा बेस्ड ऑन दैट। जो हमारी वर्कशॉप होगी, कुछ उनके भी नोट्स होंगे, कुछ उसका जो हमें मिलेगा, तो वो फिर उससे बेसिस पे जो हमारा डॉक्यूमेंट बनेगा वो फिर हम लोगों के साथ शेयर करते हैं। अभी तो जाहिर सी बात है हमारे पास नहीं है वो डॉक्यूमेंट जिस तरह का ये चाह रहे हैं, कोई रिटन डॉक्यूमेंट हो जाए। ब्रॉडली तो सारी चीज़ें पता है हमें, और वो हमारा जो रास्ता का ब्रॉड जो नोटबुक बनी हुई है उसमें वो चीज़ें हैं, लेकिन स्पेसिफिकली कि हाउ टू राइट प्रपोजल और उसमें क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, वो इंशाल्लाह ये जो वर्कशॉप के बाद ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बिल्कुल बहुत अच्छा आइडिया सर, बिल्कुल इसको ऐड कर लेंगे, और हम इसकी जो रिकॉर्डिंग है आज की वर्कशॉप की भी, और जो कल भी हमारी ट्रेनिंग वर्कशॉप हो रही है, वो पाइट के यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल होगी, वो भी हम उसका लिंक तमाम से शेयर कर लेंगे। जी नदीम सरवर, नदीम हमारे जो हैं वो CGP2 के अवॉर्डी हैं और IBA से हैं। नदीम प्लीज शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी सबको। फहीम साहब थैंक यू सो मच, आपकी ये वर्कशॉप इवन मैंने तो अवार्ड आपने अभी बताया कि लिया है, बट स्टिल मेरे लिए भी काफ़ी यूजफुल थी। थोड़ा सा एक ब्रीफ कमेंट सबके लिए, और फिर एक क्वेश्चन है मेरा। ब्रीफ कमेंट तो मेरा ये है कि इट वाज सच एन एक्सीलेंट एक्सपीरियंस। मेरा तो खैर अभी भी फाइनल नहीं हुआ, मतलब क्लोज नहीं हुआ, चल रहा है, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत बेहतरीन गाइडेंस मिलती है। बल्कि मैंने अपनी एक और जूनियर को बताया था कि इवन इफ योर प्रपोजल इज रिजेक्टेड किसी भी स्टेज पे, लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि हर स्टेज पे आपको उसका एक थॉरो रिव्यू मिल जाता है।
तो ये एक हमारे जैसे जो अभी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये एक बहुत बात है कि आपको मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के बड़े प्रोफेसर हैं उनमें से किसी भी 2 प्रोफेसर का, ऑब्वियसली हमें नहीं पता होता किनका है, बट जितने भी लोग हैं वो सब एक बड़ा नाम है, उनकी तरफ से आपको एक बहुत अच्छा फीडबैक मिल जाता है जो आपके फर्दर करियर में काफ़ी हेल्पफुल होता है। और इसी तरह मतलब जो मेंटोर होते हैं, मेरा भी प्रपोजल जो है ना वो रिव्यू के बाद 2 मेंटोर्स दिए गए कि इनके साथ आप मिलकर इसको फर्दर इम्प्रूव करें, तो वहाँ से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। और अब उसके बाद जो मिड रिव्यू की वर्कशॉप है वो हो गई और हमारा फाइनल सबमिशन आजकल चल रही है। एक तो मेरी सजेशन थोड़ी सी ये थी कि मिड रिव्यू की जिस तरह वर्कशॉप होती है उसका जो फीडबैक आता है वो भी अगर पॉसिबल हो तो वो भी शेयर कर लिया जाए, ज़्यादा बेहतर होगा। और क्वेश्चन मेरा एक छोटा सा ये था कि जिस तरह मतलब आपके कॉल फॉर प्रपोजल है उसमें हर हेड में 3 से 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो क्या ये ज़रूरी है कि जो भी प्रपोजल हो वो उन सारे क्वेश्चंस को एड्रेस कर रहा हो, या फॉर एग्जांपल कोई पब्लिक एक्सपेंडिचर के ऊपर प्रपोजल बनाना चाह रहा है लेकिन गिवन क्वेश्चंस में से वो 4 के बजाय 2 को एड्रेस कर रहा है, तो क्या फिर भी पॉसिबिलिटी है या सबको एड्रेस करना जरूरी है? थैंक यू सर। जी थैंक यू नदीम। नहीं, नेसेसरी नहीं है कि आप वो तमाम ABCDE को करें, उसमें से किसी एक को एंगल को भी पिक कर सकते हैं, 2 एंगल्स को भी आप पिक कर सकते हैं। देखिए वो कॉन्सेप्ट ब्रीफ हैं हमने जितने भी दिए हैं। बेसिकली हमने रिफॉर्म कहाँ किया, रैक ने और रास्ता ने रिफॉर्म मिलके वहां किया जहां हमने देखा कि हम ब्रॉड थीम दे देते हैं कि जी आप एजुकेशन सेक्टर के ऊपर हमें भेजें। अब एजुकेशन सेक्टर के ऊपर दुनिया जहां के जो है वो आइडियाज जो हैं वो लोग प्रपोजल्स दे देते हैं, उसमें वेग होते हैं आइडियाज। तो हमने इस कॉन्सेप्ट के जरिए एक आपको टॉपिक दिया है, उस टॉपिक के अंदर हमने स्पेसिफिकली आपको कहा है कि हमें किन एंगल्स के ऊपर जो है वो चीजें अगर भेज सके तो वो भेजें। तो वो हमने ये सारी एफर्ट जो ये हमारी कोई 1.5 महीने से ज्यादा की एक्सरसाइज लगी है। 62 जो हमने टॉपिक्स तैयार किए और उनके ब्रीफ्स तैयार किए, इनको डिस्कस किया गया, इनको रिफाइन किया गया और उसके बाद हमने बहुत ब्रीफली उनको शेयर किया, बहुत एलेबोरेटिव। इसीलिए हमने नहीं रखा कि हम इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते आपके स्कोप को, और मेथोडोलॉजी तो आपने बनानी है कि अब आप उस पर रिसर्च क्वेश्चन कैसे फॉर्मुलेट करेंगे और उसका आंसर आप अपनी मेथोडोलॉजी के साथ कैसे करेंगे। तो आइडिया इज देयर, उसमें ये है कि अब एप्लीकेंट को ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि यार मैंने जो प्रपोजल बनाना है वो मैंने किस चीज पे बनाना है। बट आपका क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट है कि क्या जितने हमने उसमें एंगल्स मेंशन किए हैं वो सारे शामिल करने हैं? नहीं, ये मैंडेटरी नहीं है। जी फरा रमजी, अनम्यूट कर लें अपने आप को। जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही मिस फरा रमजी। जी सोभी आप पहले पूछ लीजिए। अनम्यूट कर लें। जी thank you once again. While I was listening to the discussion, तो it's just a small suggestion. हम जब इंटरनेशनल आपके बहुत अच्छे इस दफ़ा सारे एरियाज आए हैं, दे आर लिस्टेड और वो बहुत डिटेल्ड हैं, जिस तरह आप कह रहे थे कि आधा काम ऑलरेडी कर दिया है। व्हेन वी सबमिट टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, तो जो सारे पैनल, जिस तरह आपके सारे पैनल्स हैं होते हैं, उसके अलावा ना एक न्यू रिसर्चर या ओपन पैनल भी होता है। से फॉर एग्जांपल आई वर्क इन अ सर्टेन एरिया जिसमें मैंने कुछ टाइम लगा के अपनी थोड़ी सी उसमें एक्सपर्टीज डेवलप करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। तो शायद अगर उसमें मैं प्रपोजल डेवलप करूंगी तो आई माइट बी एबल टू डेवलप अ बेटर प्रपोजल रादर देन कि सिर्फ ग्रांट लेने के लिए आई प्रिपेयर अ प्रपोजल जो आपने एरिया जैसे सजेस्ट कर दिया। उसमें तो मैं बिल्कुल आई बी स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, राइट? तो अब जैसे मैं आपके सारे एरियाज देख रही थी और अगर उसमें मेरा एरिया नहीं आता तो आप एक ओपन पैनल या व्हाटएवर जो भी टाइटल है
वो आप सजेस्ट, ये मैं कह इसलिए रही हूँ फ्रॉम द ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू कि जब आप लिखते हैं प्रपोजल तो आपको ऊपर लिखना पड़ता है, बिकॉज इट हैज हैपेंड टू मी कि आपको लिखना पड़ता है कि आप किस एरिया में आपका प्रपोजल बेस्ड है, एंड व्हेन समबडी इज इवैल्यूएटिंग तो उनको भी पता होता है कि किस एरिया में है। तो आप उस, अगर आप चाहते हैं कि उन सारे एरियाज के अलावा भी अगर ओपन रखा जाए, जो कि आई थिंक आपकी इंटेंशन यही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ कि सिर्फ इसी रिसर्च सिर्फ इन्हीं एरियाज में हो और हो ही ना जो पब्लिक पॉलिसी रेलेवेंट है। So it's just a suggestion that there can be a loose open panel sort of, जिसके अंदर अगर कोई इन सारे एरियाज में काम नहीं कर रहा और वो कोई और उसका प्रपोजल है तो वो उसमें आ सकते हैं, देन द रैक मेंबर्स जो कि उसको प्रोबेबली इवैल्यूएट कर रहे होंगे, दे वुड हैव दैट इन माइंड आल्सो कि ये ओपन पैनल है, तो ये ऐसा किसी में ग्राउंडेड नहीं है। राइट सोबिया, आप अगर काइंडली, मैं आपसे वो रिसर्च आइडिया नहीं पूछ रहा हूँ, अगर आप काइंडली मुझे ईमेल करें, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो अपकमिंग हमारे पास राउंड्स हैं, अगर वो इम्पोर्टेंट एरिया है तो हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं उसमें। और मुझे सॉरी आई एम कटिंग यू देयर, मुझे ये लग रहा था कि जैसे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस बहुत बड़ी बड़ी जैसे मेरे एरिया में होती हैं, आप बिल्कुल रास्ता उन्हीं स्टेप्स की तरफ जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह अब आपके सॉर्ट ऑफ ये पैनल्स आ गए ना सारे के, जी इन पैनल्स में आपकी डिस्क्रिप्शंस भी आ गई। जनरली जब हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में अप्लाई करते हैं तो एक तो ये कि हम सिर्फ पेपर सबमिट करते हैं, लेकिन पेपर सबमिशन से पहले कुछ रिसर्चर्स मिलके प्रपोजल सबमिट करते हैं और उनकी फिर वो स्ट्रीम्स या पैनल्स बन जाते हैं। और जैसे मैं किसी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जैसे एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट में अगर मैं पेपर भिजवाती हूँ तो मैं किसी स्पेसिफिक पैनल में भिजवाती हूँ, और वो पैनल उस एरिया के अंदर, जैसे ई गवर्नेंस का एरिया, तो उसके अंदर जो कोई 2 टॉप 3-4 रिसर्चर्स हैं उन्होंने डेवलप किया होता है, वो सारे पेपर्स फिर उनके पास जाते हैं, वो उनको इवैल्यूएट करते हैं कि उनके पैनल के लिए सबसे अच्छे पेपर्स कौन से हैं। अब आई एम श्योर आपके पास जो सारे रैक मेंबर्स हैं, वो जो आपने सारे अभी जो डिफरेंट एरियाज डिफाइन किए हैं, सबको अलग-अलग तो नहीं करेंगे, मगर फ्यूचर में ये हो सकता है बेस्ड अपॉन द एक्सपर्टीज यू हैव कि अगर देयर आर अ कपल ऑफ रैक मेंबर्स जो से फॉर एग्जांपल ई गवर्नेंस के एक्सपर्ट्स हैं, और अगर आपका पैनल है उस चीज का, तो उसके सारे पेपर्स फिर उन्हीं के पास जाएं, देन दे विल बी एबल टू बेटर इवैल्यूएट कि अच्छा इस डोमेन के अंदर बेहतर प्रपोजल कौन सा है। अगेन जस्ट अ सजेशन एंड बेस्ड अपॉन माय एक्सपीरियंस जो कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का, बट वो मैं आपको भिजवा दूंगी। आप मुझे काइंडली ईमेल करें, उसमें हम फिर ये भी कर सकते हैं कि फिर अगर हम प्रपोजल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी खास एरिया में, तो फिर हमारे पास रैक में वो एक्सपर्टीज होनी भी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके अंदर हमारे पास खैर रैक के अलावा हमारा रिव्यू पैनल भी है एक, तो वो क्योंकि वो हम एक्सटर्नल रिव्यू भी करवाते होते हैं प्रपोजल का, बट काइंडली प्लीज मुझे ईमेल सेंड करें, हम इसको जरूर कंसिडर करेंगे। जी फराह रमजी, आपका हुआ कुछ माइक ठीक? आपकी आवाज नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही। आपने हैंड फ्री लगाया तो उतार दें, और अगर नहीं लगाया तो लगा लें, करके देख लें। हयात मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। जी फराह, आपकी आवाज आई थी, कुछ बोलें, थोड़ा ऊंचा बोलें। जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी आप ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इसका लिंक आप कब तक शेयर करेंगे, क्योंकि कल वाली अगर मिस हो जाती है किसी काम की वजह से, तो मैं चाह रही हूँ कि जल्द से जल्द हमें मिल जाए ताकि मैं उससे बेनिफिट हासिल कर सकूँ। जी हम आज रात को ही जो है वो कोशिश करेंगे कर दें, कल सुबह तक आपके पास लिंक ट्विटर पे हम शेयर कर देंगे इसको। ओके सर, थैंक यू सो मच। जी हयात मोहम्मद। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। मैं स्टूडेंट हूँ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का, एमफिल का, और साथ में पावर सेक्टर में जॉब भी करता हूँ। तो मेरा एक ऑब्जर्वेशन ये है कि चूंकि आप लोगों ने इसमें अभी मैंने जो सुना तो उसमें मुझे यही फील हुआ कि स्टूडेंट को भी सपोर्ट किया जाता है ताकि वो लर्न भी करे, खास करके यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को जो रिसर्च में नया होता है। तो यहाँ पे जितने भी ये जो सेलेक्ट हुए हैं फेज़ 1 या 2 सेकंड में, तो वहाँ से तो मुझे ये फील हुआ कि ज़्यादातर सिलेक्शन जो डॉक्टर्स हैं जिनके ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मेरी तो एक ये ऑब्जर्वेशन है कि स्टूडेंट उनके साथ आइडिया तो बेहतर हो सकते हैं, लेकिन शायद वो मेथोडोलॉजी वगैरह जो चीज़ें उनमें वहाँ पे उनके साथ, इसलिए कि उनका नॉलेज कम होता है, तो वहाँ पे शायद उनको एक प्रॉब्लम हो। एक मेरी ऑब्जर्वेशन है। दूसरा मेरा एक जो थीम है उसके हवाले से मेरा एक क्वेश्चन है कि सर जो एक थीम जो CG4 इसमें जो अब आया है उसमें है क्रिटिकल इवोल्यूशन ऑफ सब्सिडीज इन पाकिस्तान। तो सर सब्सिडी में जो आप लोगों ने कहा कि कलेक्टिंग डेटा ऑन ऑल सब्सिडीज, इसका मतलब है कि इसमें सारे सेक्टर आएंगे, पावर सेक्टर भी आएगा, जहाँ पे भी मिलेगा ना। लेकिन सेकंड इसमें फिर उसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी की जाती है। लेकिन थर्ड में आखिर में फिर वो जो है कि रिकमेंडेशन जो होगी वो एग्रीकल्चर कमोडिटीज ये चीज़ें।
तो इसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि सिर्फ अगर किसी ने पावर सेक्टर की सब्सिडीज को देखना है तो उसी पे किया जा सकता है, यानी जितनी भी सब्सिडी है वो टोटल उसमें इंक्लूजन होगी एक प्रपोजल अगर वो बनाएगा? जी थैंक यू हयात। पहली बात स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स को हम बिल्कुल इनकरेज करते हैं। अभी आपने नदीम सरवर से बात सुनी, वो पीएचडी कैंडिडेट हैं आईबीए में। उसके अलावा हमारे और भी ऐसे अवॉर्डीज हैं जो पीएचडी की रिसर्च इनको करनी थी, तो उनको हमने फंड किया बाकायदा उनकी रिसर्च को। पेशावर यूनिवर्सिटी से हैं, लसबेला से हैं, मोहम्मद हैं जो बाहर टफ्ट यूनिवर्सिटी में है यूएस में, उनको फंड किया। तो स्टूडेंट्स को हम बिल्कुल इनकरेज करते हैं, बशर्ते कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एक अच्छा प्रपोजल लेके आएँ और सीरियस हों काम करने के लिए, तो दे आर मोर देन वेलकम। उनको हम सुपरविजन भी प्रोवाइड करेंगे और उनको हम पैसे भी देंगे उनकी रिसर्च के, जो कि शायद उनको उनकी यूनिवर्सिटी ना दे रही है। जहाँ तक ये सब्सिडीज़ वाला आप बात कर रहे हैं, तो बेसिकली आपको पता है कि ये एक बहुत रेलेवेंट एक टॉपिक है पाकिस्तान में। अभी भी आजकल आप देख लें जो इकोनॉमी के हालात हैं उसमें सब्सिडीज़ के ऊपर जो है वो बातचीत हो रही है, बल्कि अब तो पॉलिटिक्स हो रही है इन सब्सिडीज़ के ऊपर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस सब्जेक्ट के ऊपर हमने इनवाइट किए हैं रिसर्च प्रपोजल्स, और हमने इस पर केस स्टडीज़ एक्सपेक्ट किए हैं। ये जो लास्ट सेशन है ये केस स्टडीज़ का है। हमने एक्सपेक्ट किया कि आप पिक करें इसके अंदर। एक तो एनालिसिस आप ये कर सकते हैं कि आप जितनी भी सब्सिडीज गवर्नमेंट दे रही हैं, ज़रा एक दफ़ा डाटा कलेक्ट करें कि वो सब्सिडीज का वॉल्यूम क्या है, कितने सेक्टर्स में सब्सिडीज दी जा रही हैं नेशनल और सब नेशनल लेवल के ऊपर। और फिर उसके ऊपर ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन नंबर से बियॉन्ड जाना कि उसका कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस क्या है, उसका वाकई में गरीब को फ़ायदा है या गवर्नमेंट्स को पॉलिटिकल गेन है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इसी तरह जो उसमें अगर आप देखें बी और सी का इम्पैक्ट एवेल्युएशन का जिक्र है, और सब्सिडीज का जो सपोर्ट प्राइस है एग्रीकल्चर का उसका जिक्र है, या और किसी और एरिया के अंदर सब्सिडी दी जा रही है, पेट्रोलियम प्राइसेस का है फॉर एग्जांपल, उसको आप पिक कर सकते हैं। तो बट ये कि एक अच्छी स्टडी तैयार करके लाएं कि जो सब्सिडीज से मुतल्लिक हो और उसकी क्रिटिकल एवेल्युएशन करें, उसका कॉस्ट एंड बेनिफिट निकालें और देखें कि वो मतलब एसेंशियल जो है वो सब्सिडीज थी, ज़रूरी थी, टारगेटेड थी, नहीं टारगेटेड थी, उसके तमाम एंगल्स को जो है वो कवर करें उसके अंदर। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, और बिल्कुल आप किसी भी गवर्नमेंट सब्सिडी के ऊपर जो है वो फोकस कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। अच्छा जी, अभी और तो कोई मुझे सवाल नज़र नहीं आ रहा, तो मुझे लगता है कि डॉक्टर जाहिद असगर हमारे साथ कहीं यहाँ मौजूद थे। हमारे रैक मेंबर हैं, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं और हेड ऑफ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हैं कायद यूनिवर्सिटी के। मैं इनवाइट कर रहा हूँ डॉक्टर जाहिद साहब। थैंक यू डॉक्टर फ़हीम, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे बड़ी अच्छी हमें फीडबैक मिली। कुछ चीज़ें अभी जैसे सोबिया कह रही थी, तो प्लीज़ एक तो बात ये होती है कि ये जो रिजेक्शन होती है या एक्सेप्टेंस होती है, तो यहाँ पे वो जो नॉइस बुक आई है उसकी कहन में इनकी, तो बाज़ औक़ात यूँ समझें कि हम अपने बेस्ट कमेंट्स देते हैं। मैं आई डोंट नो कि आपकी पे किसने दिए, लेकिन हम अपने बेस्ट कमेंट्स देते हैं। जो रिव्यूअर होता है उसकी भी एक अपनी ओपिनियन होती है, और बाज़ औक़ात वो एक दूसरे एंगल से सोच लिया और जो जिसने प्रपोजल लिखी थी उसने किसी और एंगल से लिखा होता है। तो इस तरह से रिजेक्शन नेवर मीन्स कि जी वो जो है उसका बाज़ औक़ात कोई पर्टिकुलर एग्जैक्टली उसका बहुत सुपीरियर था आपकी उस प्रपोजल से जो आपका रिव्यूअर था। तो बाज़ औक़ात ऐसे लूप होल्स रहते हैं जिसको हम रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और पहले राउंड में लोगों ने यही कहा कि हमें फर्स्ट राउंड के कमेंट्स नहीं मिले। दूसरे राउंड, तीसरे राउंड में क्या हुआ कि हमने डिटेल्स में कमेंट देने शुरू कर दिए। अभी आपकी सजेशंस आ रही हैं, तो इसको हम जो है डॉक्टर फ़हीम देख रहे हैं कि अब हम थोड़ी सी साथ सजेशन के जी ये मेथोडोलॉजी इस तरह से इम्प्रूवमेंट हो सकती है या इस तरह से। ज़ीशान ने बात की कि जी कैसे गाइडलाइन, तो ज़ीशान मिल जाएगी, लेकिन काइंडली आपको जो असल काम करना है कि रीड एक्सटेंसिवली ऑन योर रिसर्च टॉपिक। बेसिकली ये रिसर्च जो है ये बेसिकली इज नॉट समथिंग टू लर्न अबाउट, इट्स समथिंग टू डू अबाउट। तो इस पे आप जरा बहुत ज्यादा फोकस करें। जनरल गाइडलाइंस कल डॉक्टर मुर्तजा हमें जो है वो दे देंगे, लेकिन आप इस पे फोकस जो है मेनली रखें अपना कि जी आपने एक्सटेंसिवली उस टॉपिक को रीड करना है।
और जैसे ये अभी अहमद की स्टडी फहीम जिक्र कर रहे थे यूएस में, तो उस स्टडी पे हमने एक बाद में ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस रखे और इस तरह से रखे। बजट पे अभी तक कोई प्रपोजल रिजेक्ट नहीं हुई। हाँ, ये एक अलग बात है कि बीइंग रैक मेंबर कोई बंदा ये समझता है कि ये बजट ऑन हायर साइड है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो प्रपोजल जो है वो रिजेक्ट हो जाती है उस रैक मेंबर की इस कमेंट पे। बजट की बेस पे इन जनरल प्रपोजल्स रिजेक्ट नहीं होती। हाँ, रैक मेंबर एक अपने तौर पे समझता है कि जी इसमें जितनी आप मनी डिमांड कर रहे हैं मुझे लगता है कि ये जरा ज्यादा है, तो ये एक उसकी ओपिनियन है और हमें उसकी ओपिनियन को भी रिस्पेक्ट देनी है। इसी तरह से जो डॉक्टर नासिर कह रहे थे, तो फहीम अगर याद हो तो हमने जो अभी कॉन्फ्रेंस हुई थी तो वहां पे ये कहा था कि हम इसको जो है वो एक सैंडी प्रोजेक्ट, सैंडी टाइप या उस तरह से करेंगे। थोड़ा बहुत तो हम कर पा रहे हैं, लेकिन उसमें फिर वही बात है कि कुछ लिमिटेशंस हमारी भी आ जाएंगी कि आइडिया तो चीज एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेनली तो उसकी एग्जीक्यूशन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये डिफ्रेंशिएट करना कि जी ये इसका आइडिया बड़ा जबरदस्त था और इसको ये ट्रांसफॉर्म भी कर पाएगा, ये एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है जिसको कहीं पे हमें जो है वो उसको क्लोज करना होता है। तो वहां पे यही हुआ कि कहीं हम इतना ओपन, इतना अपने आप को इस चीज में ब्रॉडन ना कर लें कि वो कोई चीज जो है वो कहीं पे क्लोज अप ही ना हो रही हो, तो ये वाइंड अप ही ना हो पा रही हो। तो इस लिहाज से नेचुरली पाकिस्तान में एक रिसर्च है जिसमें जो है वो एक आपकी रैक में भी एक्सपर्टीज की जो है वो इंक्लूजन हो रही है ग्रेजुअली, बट नेचुरली हमें कुछ अपनी लिमिटेशंस को, इन चीजों को साथ साथ देखना होता है। जहां तक है अभी किसी स्टूडेंट ने बात की, तो इन जनरल अगर फहीम इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो स्टूडेंट्स को हम स्टूडेंट कैटेगरी में शायद देख रहे होते हैं रादर देन उनको हम प्रोफेशनल से कंपेयर कर रहे हो। तो इसमें मेरी आपसे 2, 3, 4 सजेशंस होंगी। एक तो अपने रिसर्च क्वेश्चन में बी एज प्रिसाइज एज पॉसिबल, उतने ही प्रिसाइज आंसर हो सकते हैं। इन रूटीन हम देखते हैं कि 7, 8, 10 उसने रिसर्च क्वेश्चंस दिए होते हैं, जबकि इंटरनेशनल लिटरेचर में हम देखते हैं कि एक रिसर्च क्वेश्चन भी लोगों से दुनिया में पिछले 30 साल से सॉल्व नहीं हुआ। तो ये इस तरह की चीजें हैं इन जनरल, यानी कि ये बात बिल्कुल ऐसे भी हुआ है कि बाज़ औक़ात हम जब अपने तौर पे इवैल्यूएशन करते हैं तो हमने 6 लोगों ने कहा कि इस प्रपोजल को फंड कर दें, 4 लोगों ने कहा नहीं करें। जब हमारी आपस में कंसल्टेटिव मीटिंग होती है तो वो पूछते हैं, अच्छा भाई मिस्टर जाहिद आपने कहा कि फंड करें, तो व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स व्हिच यू सी इन दिस प्रपोजल। तो हम आपकी प्रपोजल को डिफेंड कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर वो रैक मेंबर्स दूसरों को लगता है अच्छा नहीं ये तो इसमें ये वाली स्ट्रेंथ इतनी है इतनी नहीं है। तो इट्स नॉट समथिंग कि हम आपको हर वक्त किसी भी प्रपोजल जो भी आती हैं, जो अप्रूव हो जाती है या जो अप्रूव नहीं होती, उसमें बाज़ औक़ात रैक मेंबर के तौर पे हम ये बता रहे होते हैं कि हमने क्यों कहा इस प्रपोजल को फंड कर दें। तो एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव, बड़ी एक जो है वो, यानी कि यूं कह लें कि हमारे अपने भेजे जो है वो उनको बड़ा एक खंगाला जा रहा होता है। तो दिस इज अ रियली वेरी, मुझे जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगी, सच्ची बात है, दैट इज कि जी इसमें जो है वो जैसे फहीम ने कहा, अगर जो वो कहना बहुत अच्छा नहीं लगता बार बार कि हमें नहीं पता आप कौन हैं क्या नहीं है। अभी फ्रिया इज बेसिकली फ्रॉम एसडीपीआई, तो अगर उस तरह से देखें तो पाइड वर्सेस एसडीपीआई, तो एसडीपीआई को तो फंड करने ही नहीं, बट कभी कहीं पे किसी कॉर्नर में किसी जगह से बात ही नहीं आ रही होती, अच्छा ये फलां से बिलोंगिंग है, ये इस तरह की कोई चीज है। तो इसलिए प्लीज गो एंड आस्क योर कॉलीग्स, फ्रेंड्स के आप इसमें अप्लाई करें, ठीक है। और एज उसमें बात हुई है कि आपको अपनी चीजों में बहुत प्रिसाइज होना है, जैसे डॉक्टर नासिर कह रहे थे, टू बी सक्सेसफुल। क्योंकि यहाँ पे ये होता है कि मैं अगर उधर से मेथडोलॉजिकल साइड से हूँ तो डॉक्टर सफदर सुहेल हैं जो कि वो जो है बेसिकली कॉमर्स की तरफ से होंगे, डॉक्टर अतर मकसूद हैं जो कि मैक्रो की तरफ से पढ़े। तो इस तरह से एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। तो उसमें क्या होता है कि इट्स रियली बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू डिफेंड देयर। तो उसमें 19-20 हमसे लूप होल भी रह जाता होगा, तो उसको काइंडली आप फोरगो उसी तरह से करेंगे जैसे एक जज के लिए किया जाता है। तो दीज आर माय कमेंट्स। अब सर अतर साहब ने हैंड रेज किया हुआ है, तो दिस इज ऑल फ्रॉम फहीम, ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर अतर और फिर डॉक्टर नायाब से बात करेंगे और फिर हम इसको कंक्लूड कर देंगे। जी डॉक्टर अतर। मैंने कोई ज्यादा लंबी बात नहीं करनी। मेरा एक्चुअली कंसर्न है ये जो अभी स्टूडेंट
ऊपर तले 2-3 स्टूडेंट्स ने बात की है, तो आई एम वेरी हैप्पी कि जी के स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरेस्ट ले रहे हैं इसके लिए। उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि अगर आप एमफिल में हैं और इफ़ यू वांट टू गो फॉर पीएचडी, तो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में आप पीएचडी करने जा रहे हैं, तो आपसे ये एक एक्सपेक्टेशन होती है कि आप अपनी पीएचडी के डिसर्टेशन के लिए कोई प्रपोजल लिखिए। तो वो जो प्रपोजल आप लिख रहे होते हैं उस वक्त 2-3 चीज़ें आपके जहन में होती हैं कि नंबर 1 कि इसके लिए जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो मैं कहाँ से कलेक्ट करूँगा, यानी डाटा किधर से आएगा। नंबर 2 कि इसका रेलेवेंट जो लिटरेचर है वो पढ़ा हुआ हो, आपको कोई बेस आर्टिकल होता है जिसकी बेसिस के ऊपर आप उसको नॉलेज को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो जितनी एफर्ट आप अपनी उस पीएचडी की प्रपोजल के लिए बनाते हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वो कोशिश एटलीस्ट वो करें कि उस तरह की एक प्रपोजल लिखें। अगर वो आप प्रपोजल ये लिखेंगे कि जी कि इसमें से पैसे कमाने हैं, तो आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा ब्लंट हो जाता हूँ इन मामलात में, तो ये पैसे कमाने वाला बिजनेस नहीं है। पैसे जो है वो एक बाई प्रोडक्ट मिल जाती है आपको, बाई प्रोडक्ट के तौर पे तो आप कुछ इसमें से पैसे जनरेट कर लेंगे, लेकिन इसका मेन मकसद ये होना चाहिए कि नॉलेज क्रिएट की जाए, और नॉलेज क्रिएट करने में जो आपको जो मज़ा आता है वो आपको इनिशियली स्टूडेंट लाइफ से जब आप प्रोफेशनल लाइफ की तरफ जा रहे होते हैं, तो प्राइमरी फोकस आपका ये होना चाहिए कि आप नॉलेज क्रिएट करने की कोशिश करें। पैसे इंशाल्लाह फिर जिंदगी में मिलते रहते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर दुर्रे नायाब हमारी डायरेक्टर रिसर्च हैं पाइट की, काइंडली आप कंक्लूड करते हैं फिर। ओके फहीम, अब राउंड 1, 2, 3 मेरे ख्याल में काफी डिस्कस हो गया है, इसलिए मैं कंक्लूड जो है वो राउंड 4 पे करूंगी। इस दफा जैसा आपने भी कहा कि हमने आइडिया एज सच दे दिया हुआ है, अब उस पे एक अच्छी स्टोरी बिल्ड करना, एंड व्हेन आई से स्टोरी, रिसर्च भी एक स्टोरी होती है, एक कोहेरेंट स्टोरी होती है, वो बिल्ड करना विद अ वेरी वेरी साउंड मेथोडोलॉजी, ये हमारे प्रपोजल भेजने वालों का काम है। और समहाउ एक आज बात है जो कि अब ऑलमोस्ट हम 1.25 घंटे से बात कर रहे हैं, वो मिस हुई है। वो ये है कि ये एक पॉलिसी ओरिएंटेड रिसर्च होनी चाहिए। ये हम बात याद रखें कि ये पीएसटीपी फंडेड प्रोजेक्ट है, इसलिए जो भी प्रपोजल्स भेजें दे शुड हैव अ वेरी वेरी साउंड पॉलिसी बेसिस टू इट। वो जो भी बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली आइडियाज हमारे पास वहाँ हैं, मतलब जिस आज डॉक्टर नदीम नहीं है, वो अक्सर एक बात करते हैं कि जी हमने पाकिस्तान की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, वही मसले एनर्जी के, वही मसले एजुकेशन के, वही मसले हम सालों से देख रहे हैं। इस बेसिकली रास्ता को हम कह रहे हैं जी हमने ट्रांसफॉर्म करना है, एडवांस करना है, और वो कैसे होगा कि जब हमें इन सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इनकी सॉल्यूशंस मिले। तो जो हमने टॉपिक्स दिए हुए हैं, इस पे एक अच्छी रिसर्च हमें चाहिए जो कि बेसिकली पॉलिसी ओरिएंटेड रिसर्च हो। एंड आई जस्ट होप राउंड 3 जो है उसमें हमने बहुत ज्यादा प्रपोजल्स हम नहीं फंड कर सके थे, जिसकी वजह से हमने बहुत मेजर ओवरऑल किया, पूरा ओवरऑलिंग की इस पूरे प्रोसेस की। आई जस्ट होप के राउंड 4 में हमें इतने अच्छे, इतने ज्यादा प्रपोजल्स मिलेंगे कि वी आर जस्ट स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस कि हम कितने लें और कितने छोड़ें। जी भाई। जी थैंक यू सो मच, एक्सीलेंट। बड़े अच्छे आप सबने कमेंट्स दिए, कंट्रीब्यूट किया। बिल्कुल ऐसा है, मैं सेकंड कर रहा हूँ डॉक्टर नायाब को। पॉलिसी ओरिएंटेड रिसर्च हमसे बाकायदा इन राइटिंग में मिनिस्ट्रीज जो हैं वो पूछती हैं। नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ने हमसे सिर्फ एक सवाल पूछा कि जो आप रिसर्च करवा रहे हैं उसकी पब्लिक पॉलिसी रेलेवेंस क्या है, और हमने बड़ा प्राउडली जितने हमने अवार्ड आज तक दिए थे, हमने उसकी तमाम ब्रीफ तैयार करके उनको दिए कि देखें जी ये तमाम रिसर्च जो है ये किस तरह, किस मिनिस्ट्री के साथ, किस पॉलिसी इनिशिएटिव के साथ लिंक होती है और ये क्या कंट्रीब्यूट करने जा रही है। तो ये बहुत अहम है कि आप जो भी रिसर्च प्रपोजल तैयार कर रहे हैं, हमने मेन आपको आइडिया दे दिया है रिसर्च का, और उसका बिल्कुल डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो आपकी पब्लिक पॉलिसी डिबेट के साथ है, पॉलिसी इनिशिएटिव्स के साथ है, उनके साथ है। प्लीज़ उसको ज़रूर ध्यान में रखें और एक अच्छी मेथोडोलॉजी जो है, साउंड मेथोडोलॉजी जो इस्तेमाल करें। और उसके लिए कल की जो ये वर्कशॉप है इसको लाजमी जो है वो अटेंड करें। डॉक्टर मुर्तज़ा हैदर इज सो काइंड,
क्योंकि उन्होंने कमिट किया कि वो वहाँ से जो है इसको कंडक्ट करेंगे, कनाडा से, टोरंटो से। और इसमें जो है मेरा ख्याल है हमारी अच्छी डिस्कशन भी होगी, मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करूँगा। हर दफ़ा जो है वो इन चीज़ों से कुछ लर्न करने को मिलता है, तो हम सीखेंगे भी, और लर्न के साथ डी लर्निंग भी होती है। बेसिकली कुछ चीज़ें बंदा सीखता है कि यार ये तो मैं अभी गलत कर रहा था, तो अभी इसको रिफाइन और रिविजिट करने की जरूरत है। लास्ट कमेंट जाहिद असगर का, फिर हम इसको मैं फहीम, हमने मेथोडोलॉजी का इतनी दफा जिक्र किया, कहीं लोग इसको बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ वो टेक्निक ना समझ लें। जैसे डॉक्टर दुर्रे नायाब और आपने भी कहा, मेथोडोलॉजी मींस कि आपका थीसिस बड़ा जबरदस्त बिल्डअप होना चाहिए, वो एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। मेथोडोलॉजी से कहीं लोग उसको बिल्कुल वो एक टेक्निक बेस्ड चीज ना समझ लें। दिस इज आई जस्ट एक कमेंट। स्कोप एंड मेथोडोलॉजी दोनों। जी डॉक्टर नायाब, आप कुछ कहना चाह रही? नहीं, मैं एग्जैक्टली ये कहना चाह रही थी कि समहाउ हमारी अब सोशल साइंसेज में जब हम मेथोडोलॉजी बोलते हैं तो लोग फौरन उसको किसी क्वांटिटेटिव उसकी टेक्निक की तरफ, इकोनोमेट्रिक्स की तरफ ले जाते हैं, विच डज नॉट मीन कि हमें इकोनोमेट्रिक्स वाले प्रपोजल नहीं चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम इट डज नॉट मीन कि व्हेन वी से साउंड मेथोडोलॉजी तो लोगों के जहन में वही चीज आ रही हो। व्हेन वी से साउंड मेथोडोलॉजी तो इसका मतलब ये है कि आपने जो अपनी स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं वो मेथोडोलॉजी उसके साथ मैच करनी चाहिए। एंड में लाइकवाइज जो आप पॉलिसी इंप्लीकेशंस ला रहे हैं वो आपकी रिसर्च से निकलने चाहिए। ये तीनों चीजें आपस में जब कोहेरेंट होंगी तो एक अच्छा पेपर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। आपके अच्छे ऑब्जेक्टिव्स combined with a methodology जिससे वो आप ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकें, लीडिंग टू पॉलिसीज जो कि हम आगे रिकमेंड कर सकें। एक्सीलेंट जी, एक्सीलेंट। थैंक यू सो मच जी फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आप और आपके और कोलीग्स और आपके स्टूडेंट्स दोस्त कल की वर्कशॉप भी अटेंड करेंगे, हम भी अटेंड करेंगे, एंड लेट्स लर्न अगेन about how to write a good research proposal tomorrow inshallah at 6 PM Pakistan Standard Time। आप सबका आने का बहुत शुक्रिया। अगर अभी भी कोई सवाल बाकी हैं, हमारी वेबसाइट विजिट करें, FAQs को देखें, या हमसे दिए गए जो कॉन्टेक्ट हैं थ्रू ईमेल, ट्विटर या हमारे फ़ोन के ऊपर हमसे रब्ता करें। वी आर हेयर टू असिस्ट यू, गाइड यू, बट ये कि प्रपोजल अच्छा जमा कराएं, एंड वी विल बी वेरी हैप्पी, यकीन करें, विल बी वेरी हैप्पी टू फंड योर प्रपोजल, ताकि हम उसमें से एक अच्छा प्रोडक्ट निकाल सकें। सो थैंक यू सो मच जी एवरीवन। खुदा हाफिज़।